इंजीनियर्स डे की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देश के बहुत अच्छे इंजीनियर बने, बहुत अच्छा काम करें और ईमानदारी से करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियर तो सब बन जाते हैं, लेकिन ईमानदारी कहीं ना कहीं घट जाती है। जब भी आपका बर्थडे हो, आप एक पौधा जरूर लगाएं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि मैं नेचर लवर भी हूँ, चाय लवर के साथ साथ मैं नेचर लवर भी हूँ। मेरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा होता है। मैथ्स का मतलब यही है कि थ्योरी तो ठीक है सर, समझ में आ गई, वो तो किताबों में मिल जाती है। आप प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस से अगर क्वेश्चन बन गए हमारे, तो आप अच्छे टीचर हो। दैट्स इट। इसी फंडे पे मैं भी काम करता हूँ। आसान लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, और आपको ये भी नहीं करना है सर ये समझ में नहीं आया, छोड़ो। तो आप डायरेक्ट ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन ले लो, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकला सोना। राइट है बच्चों? ऐसी ही मशीन की खोज में मैं हूँ, है ना। मैं आलू की खेती करूंगा फिर से, राइट है, और दूसरी तरफ से सोना निकलता रहेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा रिलेशन के बारे में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेदांतु जेई मेड इजी। राइट है बच्चों, और आज हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, हाईली वेटेज है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग आज का हमारा चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। सब लोग तैयार है भैया? सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, और सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दिए इस वीडियो को, इस वीडियो की लिंक को, है ना। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 सब लोग जानते हैं, एनसीईआरटी का। ठीक है, और वन शॉट रहेगा। ठीक है, राइट बच्चों, आगे चलें तो भैया शुरू करते हैं। चलिए भाई शुरू करें। ओके, ऑलराइट, तो सब लोग बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राइट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपको हर तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, और एकेडमिक कंटेंट आपको बेहतरीन देंगे, इसकी हमारी गारंटी है। मैं गारंटी लेता हूँ, पर्सनली मैं कमिटेड हूँ इस चीज के लिए कि मैं आपको बेहतरीन एकेडमिक कंटेंट दूं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो जेई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। राइट है बच्चों, तो शुरू करें। सब लोग तैयार हैं? चलिए भाई हम सब कर दीजिए जल्दी से कि यहाँ से हम लोग तैयार हैं और आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखो क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, पहला टाइटल होगा हमारा दैट इज रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, राइट है। देन डोमेन रेंज, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन। इतनी सारी बातें सारी की सारी आज हम कवर करने वाले हैं, है ना। क्लियर है सबको? हालांकि बाइनरी ऑपरेशन कुछ टाइम से थोड़ा डिलीटेड है और थोड़ा अंडररेटेड है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है भाई, तो पहली बार आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 तक, कभी आपका रिलेशन फंक्शन जैसा कोई चैप्टर हुआ नहीं करता था। जैसे अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये सब क्लास 10th में आपके होते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका होता था। राइट है बच्चों, तो अब ये चैप्टर ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, बट हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है। दैट इज वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यूज, अगर दो अननोन इक्वेशन है तो कैसे निकालते हैं। राइट है बच्चों, तो ये सारी चीजें तो आपको खैर पता है। तो क्या नहीं पता है उस पर बात करेंगे। तो आपको नहीं पता है रिलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये नहीं पता है कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो रिलेशन नाम से पता चला है, रिलेशन मतलब रिश्ता। राइट है, किसका किससे रिश्ता। जैसे आप लोग कभी कहीं ना कहीं किसी से रिश्ता होगा जिनसे आप व्हाट्सएप चैटिंग करते होंगे लेट नाइट तक। राइट है बच्चों, तो रिलेशन ये वही रिलेशन है। रिलेशन का मीनिंग तो वही है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स का रिलेशन देखना है हमें। किसका रिलेशन देखना है? एलिमेंट्स का बोल सकते हैं या वेरिएबल का बोल सकते हैं। राइट है बच्चों, तो शुरू करें। सब लोग तैयार हैं? तो भैया पहला टाइटल है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन पे बात करते हैं। देखो आपको एक बहुत बढ़िया डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें एक तरफ ये एक सेट बना हुआ है ना। सेट हम लोग, हमारा जो सेट थ्योरी है वो हम लोग पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी आपने पढ़ा है क्लास 11 के अंदर, और रिलेशन फंक्शन का बहुत सारी चीजें आपने क्लास 11 के अंदर बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ी होगी। राइट है, तो आपको ये पता होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। राइट है, और टाइप्स ऑफ सेट आपने पढ़े हैं, और वहां पे बेसिक सी चीजें आपने रिलेशन के बारे में और भी पढ़ी है। लेकिन हाँ, आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं पढ़ा होगा, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन। तो वो सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी, तो वो यहाँ हम पढ़ेंगे। देखो रिलेशन फंक्शन अपने आप में थोड़ा बड़ा चैप्टर माना जाता है, स्पेशली फंक्शन को अगर मिला देते हैं तो रिलेशन फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर है तो इसीलिए इसको दो पार्ट में रखा है। आप देखो ना सिलेबस आपका जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें रिलेशन फंक्शन कहीं ना कहीं आधा 11th में दिया है, और बाकी का जो आगे का पोर्शन है वो 12th क्लास में दिया हुआ। क्यों दिया है ऐसा? क्योंकि पोर्शन बहुत ज्यादा है, स्पेशली फंक्शन का, रिलेशन को छोटा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि रिलेशन क्या है। तो आपने ऑर्डर्ड पेयर जरूर पढ़ा होगा, जैसे है ना, ऑर्डर्ड पेयर आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। जैसे दो सेट है, तो दो सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक क्रॉस भी होता है।
ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। उन ऑर्डर्ड पेयर का अगर आप सबसेट बना लेते हैं, एक सबसेट आप बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर मैनर को फॉलो करते हुए, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई एक आप सबसेट भाग ले लेते हैं, तो उसी सबसेट को रिलेशन कहा जाता है, राइट है। तो अ रिलेशन क्लियरली लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तरफ दो बिल्लियां बनी हुई है और एक तरफ दूध है और एक तरफ ये क्या है, इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, बिल्ली नहीं, एक तरफ कुत्ता और एक तरफ बिल्ली है। तो बिल्ली का रिलेशन किससे होने वाला है? सब जानते हैं कि बिल्ली जो है वो दूध पीती है, राइट है। तो बिल्ली का रिलेशन यहाँ दूध से हो जाएगा। और कुत्ता जो है ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन होता है, तो कुत्ता जो नॉन वेजिटेरियन होता है ये इसको खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका आपस में रिलेशन, राइट है। आपका जैसे मुझसे रिलेशन है कि मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन हो गया। ऐसे हर तरह के रिलेशन, बट ये हमारे आम जीवन के रिलेशन है कि पिता पुत्र, माता पिता, राइट है। माता और पुत्र का रिलेशन ले लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन ले लो, वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, राइट है बच्चों। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर ये सब रिलेशन नहीं पढ़ने आपको। मैथ्स के अंदर पढ़ने आपको एलिमेंट्स के रिलेशन के बारे में, और उन एलिमेंट्स के जो भी पैटर्न के रिलेशन बन रहे हैं उनके अलग अलग टाइप्स बने हुए हैं, राइट है। तो हमने सीख लिया कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो अपने आप में रिलेशन होगा, ठीक है भाई। अब एग्जांपल से समझो, एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी जिसमें 2 एलिमेंट है 3 और 4। ए क्रॉस बी बनाया किसी ने, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। भैया 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर 1 का 4 के साथ, राइट है, फिर 1 का हो गया, अब 2 का देखते हैं, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ऐसे ही 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए और इनको सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया आपका। अब यहाँ से हमने एक रिलेशन पिक किया, और रिलेशन क्या पिक किया? आर। ये पिक किया कि 1 3 से जो रिलेट है, 1 का 3 से जो ऑर्डर्ड पेयर, उसको हमने वहां से पिक कर लिया, बाहर ले लिया, ऐसे 2 का 4 के साथ, ऐसे 3 का 4 के साथ। तो ये एक अपने आप में रिलेशन बन गया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और हम जानते हैं कि सेट ए को हम कैसे लिखते हैं, सेट ए को हम ऐसे बनाते हैं, ये आपका सेट ए हो जाएगा जिसमें आपके एलिमेंट हो गए, ऐसे ही आपका सेट बी हो गया। और सेट ए में जो एलिमेंट है उनमें से कुछ ही एलिमेंट को कनेक्ट हमने किया है ना, और कनेक्ट करके उनको बाहर ले लिया, और यही आपका बन गया रिलेशन, दैट्स इट। तो ये हो गई कहानी सारी किसकी बेटा? ये कहानी हो गई आपके रिलेशन की। समझ में आया सबको? अगर समझ में आया तो जल्दी से बताओ थम्स अप करके कि हाँ से समझ में आया, अब आगे हम जा सकते हैं, राइट है बच्चों। तो थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ जब मिले तो किसी भी तरह का उसमें ऐसा कुछ स्क्राइबल लिखा हुआ ना मिले, वरना फिर उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सब लोग, है ना। अब सर पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, मैड इजी ग्रुप का, राइट है बच्चों। वहां पे देसी क्लास खत्म होगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए भाई आगे चलें। तो भाई अब अगला टाइटल हमारा क्या कहता है? अब अगला टाइटल कहता है, ध्यान से समझना, अगला टाइटल कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन, राइट बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन मतलब क्या है? देयर आर टू वेज टू डिस्क्राइब अ रिलेशन, लेट्स डू इट बाय सम एग्जांपल। जैसे पहला एक सेट हमने लिया 1 2 3, ऐसे ही एक सेट बी लिया हमने 1 2 3 1 3 5 7, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन ऐसे लिखा, कैसे लिखा कि भाई 1 1 से कनेक्ट हो गया, ऐसे ही आपका 2 2 3 से कनेक्ट हो गया, ऐसे ही 3 5 से कनेक्ट हो गया। और इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा है कि a कॉमा b एक सबसेट है, सबसेट नहीं ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें b जो है वो ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 है, ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 है। इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, अगर आप इस 1 कॉमा 1 को यहाँ पटक करके देखते हैं a कॉमा b में, है ना, तो आपने a की जगह 1 और b की जगह 1 फिक्स कर दिया, राइट है बच्चों। अब होगा क्या, अब आप इस फॉर्मूले में आप a और b की वैल्यू रखो, b इज इक्वल टू 2a माइनस 1 में, तो b आपका 1 है ना, b आपका कितना बेटा 1 है, तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a, मतलब कितना 2 2 माइनस 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। देखो मैं हट जाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा। उस फॉर्मूले को देख करके आपको इस तरह का रिलेशन सोचना है, राइट है बच्चों। तो ये अपने आप में इस तरीके से लिखा गया है। अब देखो लिखने के भी तरीके हैं, आपने सेट के फॉर्म देखे होंगे ना, सेट हम लोग लिखते थे तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ऐसे। तो यहाँ पे रिलेशन को भी लिखने के तरीके होते हैं, तो ये पहला तरीका हो गया। फिर एक दूसरा तरीका ये हो गया, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अच्छा रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी, राइट है, और बी सच दैट या इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1, जहाँ पे ए सेट ए से बिलोंग करता है, स्मॉल ए, और ऐसे ही स्मॉल बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है, राइट है बच्चों। तो ये लिखने के तरीके हैं, डिस्क्रिप्शन है रिलेशन का। आगे चलें, तैयार है सब लोग? अब देखो अगला टाइटल क्या कहता है, अगला टाइटल कहता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल है ये, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे एक सेट है ए जिसमें p एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेटा? p एलिमेंट है। ऐसे एक सेट b है जिसमें r एलिमेंट है, तो आप ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं कि p से r में आप कनेक्ट करते गए, रिलेशन बनाते गए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b इज नथिंग बट 2 की पावर pr,
टू की पावर p इंटू आर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज एक सेट ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सपोज 3 एलिमेंट्स, राइट है। अब देखो ऐसी एक सेट बी है, सेट बी जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, सपोज मान लो 2 एलिमेंट है। तो ए से बी में जो रिलेशन बन रहा है, ए इज रिलेटेड टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ रिलेशन एन ऑफ आर मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, जगह 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो 2 की पावर कितना हो गया बेटा 6 हो गया। तो 2 की पावर 6 इतने आपके बनेंगे क्या, इतने आपके बनेंगे रिलेशन। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन का फंडा क्लियर हो गया सब। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं, तो ध्यान रखें कि इस फॉर्मूले का कहीं ना कहीं आपको यूज होगा और आप जेईई एग्जामिनेशन में भी नंबर ऑफ रिलेशन को लेकर के क्वेश्चन बना के आएंगे, गारंटी है मेरी। तो इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझ में आ गया सबको। आगे चलें, चलिए भाई आगे चलें। अब एक नोट है, जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखो, एक नोट है, वो नोट क्या कहता है, क्या कहता है बेटा नोट, ध्यान से देखो नोट को। नोट कहता है, क्या कहता है नोट, अमॉन्ग द 2 की पावर पी आर रिलेशन द void relation phi, that is empty relation, and universal relation are trivial relation from A to B। मतलब ये जो 2 की पावर पी आर जो फॉर्मूले से आपने नंबर ऑफ रिलेशन निकाले हैं, इसमें void रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन भी एज ए ट्रिवियल रिलेशन के फॉर्म में होते हैं। तो ये आप याद रखें, नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से स्टार लगा रहा हूँ ताकि पीडीएफ जब आप देखें तो वहां पे आपको ये स्टार दिख जाए और आपकी नजरें तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। जैसे किसी सुंदर लड़की को देख के आपकी नजरें अट्रैक्ट हो जाती ना, वैसे ही। राइट है, आगे चलें, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब अगला टाइटल क्या है, अगला टाइटल जैसे सर यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, मतलब हमने देख लिया कि सेट ए से सेट बी में कनेक्ट कर दिया तो रिलेशन बन गया। अब सर हमें ये बताओ कि डोमेन रेंज क्या होता है। तो उसी रिलेशन को देख करके आप डोमेन रेंज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, किधर गया, हाँ ऑलराइट, ठीक है, ये रिलेशन हो गया ए से बी में। डोमेन क्या है, देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से देखो डोमेन की डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रियल और डोमेन ऑफ आर, राइट है, डोमेन ऑफ रिलेशन, राइट है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट होंगे वही आपके डोमेन कहलाते हैं, राइट है। अब रेंज क्या होता है सर, रेंज समझना, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे वाले एलिमेंट होंगे, आप ऐसे समझो ना जैसे ऑर्डर्ड पेयर अपने आप में पॉइंट की तरह होता है ना, जैसे x, y पॉइंट है ना, ये x, y पॉइंट है। तो आप बचपन में पढ़ते थे कि सर x को तो हम एब्सिसा कहते थे, है ना, और y को हम ऑर्डिनेट कहते थे, है ना। अब लेकिन अब इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट नहीं कहना है, और इसको पॉइंट नहीं कहना है, इसको कहना है ऑर्डर्ड पेयर। ये x, y ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ये एब्सिसा नहीं है ना, अब ये क्या है बेटा, अब ये आपका है, अब ये एब्सिसा नहीं है, अब ये आपका डोमेन का पार्ट है, और इसके बगल वाला ऑर्डिनेट नहीं है अभी। अब ये आपका क्या है, अभी आपका रेंज का पार्ट है। समझ में आया क्या सबको, आसान। चले आगे, तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब नोट को जरा ध्यान से देखो आप, है ना, नोट को ध्यान से देखो, जल्दी से नोट को ध्यान से देखो आप, क्या कहता है नोट, जल्दी देखो नोट क्या कहता है। हाँ भाई, नोट क्या कहता है, नोट यहाँ पर मेंशन है एक हमारा, कहता है द डोमेन ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड इट्स रेंज इज द सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली, ठीक है। द सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, मतलब सेट बी जो है वो कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर कहलाता है, राइट है बच्चों। कोई डाउट है इसमें, तो सबसेट की कहानी भी यहाँ पे आ गई है थोड़ी सी। सबसेट आप जानते हैं ऑलरेडी कि सबसेट क्या होता है, तो भाई आगे चलते हैं। अब इसी रिकॉल के दौर में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमारा अगला टाइटल क्या कहता है, समझो सब लोग। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का इनवर्स अब कैसे फाइंड करते हैं उसको समझेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइटल है। अगेन हम लोग रिवीजन नहीं करते क्योंकि क्लास 11 में बहुत सारी चीजें रिलेशन की हमने पढ़ी है। मेरा यहाँ पे जो पर्पस है आपको समझाने का वो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12 में आपका जो रिलेशन से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन, वहां पे हमें सबसे ज्यादा समय दूंगा और सबसे ज्यादा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, राइट है बच्चों। तो बढ़िया से आप जुड़े रहिए सेशन से, है ना, मजा आने वाला है आगे। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का एक एक क्वेश्चन आप बना के आओगे, मेरी गारंटी है, राइट है ना। आईटीएफ पे मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, तो रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ को मिला करके टोटल 8 मार्क्स का वेटेज आपको, और गारंटेड 8 मार्क्स। इस लेक्चर को देख लो आप और उस आईटीएफ वाले लेक्चर को जाके देख लो, आपके 8 नंबर पक्के हैं। बच्चा आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा क्लास 12 के अगर मैं बात करूं ना तो फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा भागता है, फर्स्ट 2 चैप्टर से। भाई ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो आईटीएफ है, और दूसरा रिलेशन फंक्शन में से दुनिया भर की चीजें हैं, हम नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली रिलेशन वाला जो पार्ट होता है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जब प्रूव करना होता है ना, तो आप देखो, आप अलग अलग बुक में देखोगे अलग अलग तरीके से लोगों ने लिखा हुआ है, वो लिखने का पैटर्न बच्चा कैच नहीं कर पाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में सर हमें नंबर कैसे मिलेंगे, वो रिफ्लेक्सिव समझ तो जाता है कि हाँ रिफ्लेक्सिव चेक ऐसे करते हैं, सिमेट्रिक ऐसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव ऐसे चेक करते हैं, बट
उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं एग्जामिनेशन में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं लिखूंगा क्या और कैसे लिखूंगा और कितना लिखूंगा, कितना कंटेंट लिखूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन क्या होगा कि मेरा आंसर बन जाए। तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। राइट है बच्चों? तो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा बच्चे मतलब इग्नोर कर जाते हैं, है ना, और पीछे के चैप्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं, एलपीबी पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आप इस चैप्टर को भी पढ़ के जाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा 100%, ये मेरी गारंटी है। राइट है बच्चों? तो चलिए भाई, इनवर्स क्या है, बहुत आसान सी चीज है यार। अगर जैसे कोई रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइंड है, ये कोई रिलेशन हमारा है ना, ये कोई रिलेशन है, तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो बी से ए में डिफाइंड होगा। भाई नाम से पता चला, इनवर्स कर देना। तो देखो, आप इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, then the inverse is denoted by r की पावर -1, that is r inverse is a relation from set b to a, that's it। बस b से a कर देना है। अगर b से a कर दोगे तो ऑब्वियसली जब इनिशियली ये a आपका डोमेन था और ये आपका रेंज था, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, ये आपका डोमेन बन जाएगा b और ये आपका रेंज बन जाएगा a। तो ऑब्वियसली रेंज और डोमेन भी चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। बच्चा इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकता है कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है वो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली इनवर्स का मतलब यही होता है। राइट है बच्चों? आगे चले, चलिए भाई आगे चलते हैं। हाँ भाई आगे चले, अगला टाइटल क्या कहता है, देखो इनवर्स समझ में आ गया सबको? ठीक, क्वेश्चन सबके आएंगे अभी। देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, है ना, तैयार है सब लोग पहले क्वेश्चन के लिए? देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ r is equal to x, y such that x, y belongs to w, that is whole number, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम जानते हैं। राइट है? और देन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर रेस्पेक्टिवली, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो बताना है। ओके, देखो इसमें दो तरीके हैं कि या तो आप ऑप्शन चेकिंग से जा सकते हैं कि एक एक ऑप्शन चेक करके चलो, एक्स देखो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू और रेंज मतलब वाई की वैल्यू। तो सपोज जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ, अच्छा पहले ये चेक कर लो कि एक्स और वाई अगर होल नंबर है तो हर एक ऑप्शन में क्या होल नंबर ही आपको दिए हैं, तो मेरे ख्याल से हर जगह होल नंबर आपको दिख रहे होंगे, 0 3 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, सपोज ऑप्शन ए में चेक करने जा रहा हूं, तो 0 अगर मैंने एक्स को पिक किया तो एक्स को अगर 0 रखूंगा तो y आपका कितना आएगा बेटा, y आएगा आपका 0 रखने पर, यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 25 में, x की जगह अगर 0 रख दिया, और अगर आप अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 5। बट बेटा ध्यान से देखो, इसमें हम माइनस का 5 को रिजेक्ट कर देंगे तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा y इक्वल टू 5 और -5 को क्यों रिजेक्ट किया, अब ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, उसके लिए हिंट दिया होगा इसमें। राइट है बच्चों? चलिए भाई, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 0 रखने पर 5 आया। राइट है? तो देखो 0 और 5 मेरे को ए ऑप्शन में दिख रहा है, मेरे को 0 और 5 दिख रहा है सी ऑप्शन में। राइट है? अब मैं सपोज 3 रख के देखता हूँ, है ना, x को मैंने 3 रखा, अगर आप x को 3 रखते हैं, ये तो अपना पहला वाला मामला था, अब x को अगर सपोज आपने 3 रखा तो y कितना आएगा बेटा, y आ जाएगा आपका, देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लो, x को जैसे आपने 3 रखा ये जाएगा 9 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो y बराबर आ जाएगा, अगेन माइनस का 4 रिजेक्ट कर देंगे तो y 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक फंडा ये क्लियर हो गया। राइट है बच्चों? अब आप देखो ऑप्शन चेक करो जल्दी से कि किसमें आपको दिख रहा है, अगर x को 3 रखा तो किसमें आपको y 4 दिख रहा है, तब तक मैं कैलकुलेशन हटा देता हूँ। राइट है बच्चों? अब ध्यान से देखो आप कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, मेरे ख्याल से 3 रखने पर 4 एक तो ए ऑप्शन में दिख रहा है, बी में दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, बट बी को मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 0 उन्होंने नहीं रखा है। भाई 0 रखने में क्या तकलीफ है भाई, जब होल नंबर का पहला ही पार्ट 0 है, पहला ही मेंबर 0 जिसकी वजह से होल नंबर बना है, उसको क्यों नहीं रखा भाई। तो मेरे ख्याल से ए और सी में से मेरा ऑप्शन सही जा सकता है। तो भाई 0 रखने पर 5 आ गया, 3 रखने पर 4 आ गया। अब थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, अगर 4 रखोगे ना बेटा, तो 4 रखोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अगर x को 4 रखा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। राइट है? और अगर 5 रख दिया, x को 5 रख दो आप, तो 25 25 माइनस 25 0, तो y 0 आ जाएगा, x को 5 रखने पर y 0 आ जाएगा। राइट है बच्चों? तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इसमें करेक्ट चला है, क्योंकि इन्होंने ए ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि 0 3 4 रख रहे हैं तो 3 4 5 आता है। ठीक है, ये तो बात तो सही है, लेकिन आप ये भी देखो ना कि 5 क्यों नहीं रख रहे हैं, 5 रखने पर आपका 0 भी तो आ रहा है। राइट है बच्चों? तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको, चले आगे, आसान है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को थोड़ा डील करें, अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आप एमसीक्यू टाइप को एमसीक्यू की तरह डील करें, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव की तरह डील करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर मेंशन है, आप सॉल्यूशन से गो थ्रू कर सकते हैं। राइट है बच्चों? चलिए भाई, अगला टाइटल क्या कहता है, अगला टाइटल देखो, अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था, मैं इस पे सबसे ज्यादा बात करूंगा। तो हमारा अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हमारा सबसे पहला रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है किसी का किसी से।
राइट है बच्चों, है ना। ओके, ये सिंगल लड़कों के लिए है। अगला है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसका सबसे रिश्ता है ना। आपकी क्लास में ऐसा कोई लड़का जरूर होगा जो हर लड़की पे लाइन मारता होगा, राइट है बच्चों। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, वो यूनिवर्सल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव मतलब अगर सपोज दो लोग हैं, राम और श्याम, तो राम श्याम का दोस्त है तो ऑब्वियसली दोस्ती एक रिलेशन हो गया। भाई राम श्याम का दोस्त है तो श्याम भी राम का दोस्त ही होगा ना, दुश्मन थोड़ी होगा, राइट है बच्चों। तो ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब ऐसे समझो, या राम श्याम नहीं लेते हैं सपोज, राम श्याम तो सिमेट्रिक का एग्जांपल हो जाएगा। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज वाला। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का खुद से रिलेशन। आपकी क्लास में जरूर कोई लड़का एक ऐसा होगा जो मोटा सा चश्मा लगाता होगा, जो किसी से बात नहीं करता होगा, क्लास में एकदम कॉर्नर में कहीं बैठा होगा जाके। हर क्लास में होते, मेरी क्लास में भी था, मतलब मैं नहीं था, कोई ना कोई तो था, राइट है बच्चों। और वो पढ़ाकू बहुत होते हैं ऐसे बच्चे, क्या है ना, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि नहीं यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना पढ़ाई करने आया हूँ, मैं अपना फुल पढ़ाई करूंगा और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कुछ बच्चे सोचते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डाल सकते हैं आप, ठीक है। सिमेट्रिक का मैंने आपको बताई दिया, राम श्याम वाली कहानी। अब ट्रांजिटिव का मतलब समझो। ट्रांजिटिव का मतलब होता है, मैं पहले इन जनरल समझा रहा हूँ, देन फिर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे तीन लोग हैं, जैसे राम श्याम और मोहन। देखो, राम श्याम का दोस्त है, मोहन को अभी साइड में रख दिया, राम श्याम का दोस्त, दोनों अगल बगल में रहते हैं, साथ स्कूल आते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, है ना। अब एक दिन क्या हुआ, श्याम की मोहन से दोस्ती हो गई, और जैसी मोहन से दोस्ती हो गई तो उसने मिला दिया कि आज अभी राम अपन मोहन से मिल लेते हैं। तो भाई राम अगर श्याम का दोस्त था और श्याम का दोस्त मोहन है, तो ऑब्वियसली राम और मोहन में भी कहीं ना कहीं रिलेशन बनी जाएगा एक टाइम के बाद, है ना। तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे उसको देखें, एक एक करके हम सारी बातें करेंगे। देखो, पहला टाइटल है हमारा एम्प्टी रिलेशन। देखो ध्यान से बच्चों सब लोग, देखो आप लोग एम्प्टी रिलेशन में एक प्यारा सा एग्जांपल देख सकते हैं, और एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा कि अगर सपोज आप कहीं आपने बुलेट खरीदी बढ़िया, या एवेंजर ले लो सपोज, है ना। ऐसी कोई बढ़िया सी अपने महंगी सी बाइक खरीदी और आप जो है लॉन्ग उस पे चले गए, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, और आपने टंकी तो फुल करा रखी थी, लेकिन आप जो है चले जा रहे हैं, पीछे हो सकता है गर्लफ्रेंड को बिठा लिया हो, आओ भाई चलते हैं, ठीक है, शिमला इमला की वादियों में जा रहे हैं आप, बढ़िया हेलमेट हेलमेट लगा के, राइट है। और सपोज आप एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे आसपास 15-20 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं, और आपको ये पता चल रहा है कि यार मेरा एक टाइम के बाद फ्यूल खत्म होने वाला है, और आपका फ्यूल ऑलमोस्ट एकदम, कहते हैं ना, ये जैसे ये रेड कांटे पे जाके ना, ये कांटा आपका एकदम रेड वाले जोन में जाके खड़ा हो गया, और रेड वाले जोन में भी सबसे नीचे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एम्प्टी रिलेशन बन रहा है आपका। क्या बन रहा है? एम्प्टी रिलेशन, मतलब आपकी टंकी अब खाली होगी, राइट है। तो एम्प्टी रिलेशन का एक बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पर सेट है, और मैंने आपको भी बताई दिया एम्प्टी रिलेशन का मतलब जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसको देखें जरा ध्यान से, मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, इफ अ रिलेशन इन द सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज लेट से ए एक सेट है 1 2 3 एंड आर इज द रिलेशन इन द सेट ए गिवन बाय दिस a minus b equal to 5। उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई a minus b equal to 5। तो ये जो सेट a है जिसमें तीन एलिमेंट है 1 2 3, इन एलिमेंट में आप दो दो ऐसे एलिमेंट उठा लो जिनका डिफरेंस 5 आता हो, उठा लो भाई। जैसे मैंने दोनों एलिमेंट 1 उठा ली, तो 1 माइनस 1 तो आपका 0 होता है ना। अगर आप सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ ऐसे फॉर्मूले में रख रहे हैं a और b की जगह, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ऐसे आपका 2 माइनस 2 वो भी 0 हो जाएगा, ऐसे आपका 3 माइनस 3 मतलब ये भी 0 हो जाएगा, कोई भी 5 नहीं रहेगा। अब आप और कोई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मैं 1 और 3 उठा लेता हूँ, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका, अगर ये 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, और ये माइनस का 2, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्टी रिलेशन को शो कर रहा है, राइट है बच्चों। क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। अब अगला चलता है अपना, अगला आता है टाइटल यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं पहले क्योंकि इसी से बाकी की सारी चीजें बनेंगी। तो देखो, जैसे यूनिवर्स, आप नाम से पता चला, यूनिवर्स मतलब सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा ऑफ एवरीवन। तो हर रिलेशन का सर्वे सर्वा अपने आप में यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे सेट में आप पढ़ते थे ना यूनिवर्सल सेट, तो उसके अंदर बाकी के सारे सेट आ जाते थे, राइट है। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी इसी तरीके से होता है। अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब उसका सबके साथ रिलेशन है। आपकी क्लास का वो लड़का जो हर लड़की को छेड़ना चाहता है, हर लड़की के साथ कहीं ना कहीं बात करना चाहता है, r is equal to a cross a, let's say a is equal to 1 2 3 then and so on, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। आप डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ना। अब अगला टाइटल क्या कहता है, अगला टाइटल समझो, टाइटल नहीं है, अगला है एग्जांपल कि कौन इनमें से यूनिवर्सल है और कौन इनमें से एम्प्टी है, क्योंकि हमने अभी तक दो ही रिलेशन पढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन देता है आइडेंटिफाई द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए 1 2 3। तो सेट ए आपको क्या दे रखा है बेटा, सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन ए की बात करें, तो उसमें एक रिलेशन है x, y सच दैट mod ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 8। मतलब दो नंबर ऐसे उठाओ सेट ए से, वो दो नंबर सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, जिनका डिफरेंस 8 आता हो,
भैया आप देखो ध्यान से, अगर आप खुद का खुद के साथ उठाओगे, जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन लिया आपने 1 1, तो 1 और 1 का डिफरेंस 0 हो जाता है, 8 नहीं होता। और ऐसे 2 2 3 3 लोगे तो डिफरेंस 0 आएगा। अगर आप 1 2 लेते हैं तो डिफरेंस 1 आएगा, या 2 1 लेते हैं तो डिफरेंस 1, 2 3 लेते हैं तो डिफरेंस 1, 3 2 लेते हैं तो डिफरेंस 1, 1 3 लेते हैं तो भी डिफरेंस 2 आएगा, 8 कभी नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाला तो मुझे क्लियरली दिख गया कि ये एम्प्टी है, राइट है बच्चों, पहला एम्प्टी आ जाएगा बेटा। चेक कर लेते हैं आंसर, है ना, पहला वाला एम्प्टी, देखो R1 इज एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन, राइट है बच्चों, सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। अब सेकंड वाले की बात करें, आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, अब सेकंड वाले में कहा है कि x माइनस y का जो मॉड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 है तो बताओ जरा भैया। भैया देखो ध्यान से, सेट ए के जो एलिमेंट है अगर उसमें से मैं एक 1 1 करके ऑर्डर पेयर बनाता हूँ तो डिफरेंस 0 आएगा, और मुझे यही तो चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट है, यही तो मुझे चाहिए। 0 0 के बराबर तो आ रहा है, 0 से बड़ा भी ले आएंगे, है ना। अब आप देखो, ऐसे आप 2 2 लोगे, ऐसे आप 3 3 लोगे तो भी आपका क्या आएगा, तो भी आपका 0 आ जाएगा। अब ऐसे आप सपोज 1 2 लेते हैं, 1 2 लेते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस और मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो डिफरेंस 1 आएगा, क्योंकि 0 से ऑब्वियसली बड़ा है, राइट है बच्चों। ऐसे 2 1 ले लो ये भी चलेगा, ऐसे आप 1 3 ले लो, ऐसे आप 3 1 ले लो, है ना, ऐसे सारे आप ले सकते हैं। ये मैंने डॉट डैश 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 कर दिया, इसका मतलब ये अपने आप में क्या बन गया, ये अपने आप में एक यूनिवर्सल रिलेशन बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट है बच्चों। तो पहला एम्प्टी था, दूसरा यूनिवर्सल था, चेक कर सकते हैं आप आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का, आगे चले। दो टाइप ऑफ रिलेशन मैंने आपको समझा दिए, अब अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले पे अगला टाइटल क्या कहता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगला टाइटल जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हम चलेंगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रिलेशन आता है वापस से टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि एक सपोज कोई एलिमेंट है ए, एक कोई एलिमेंट है ए, है ना, अगर वो खुद के साथ रिलेशन बना ले, खुद के साथ रिलेशन बना ले, मतलब क्लास का वो लड़का जो क्लास में या तो फर्स्ट बेंच पे बैठा मिलेगा या लास्ट बेंच पे किसी कॉर्नर में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो लंच बॉक्स अपना लेके आता है, लंच टाइम में वो अपना सेल्फ लंच खाएगा, उसको ना शेयरिंग से मतलब है ना उसको किसी और से बात करनी है, उसकी क्लास नोट्स उसका होमवर्क हर चीज वो अपने आप करना चाहता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे रिलेशन में वो बच्चा चला गया है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट है। तो अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ a इज बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, राइट है। तो a इज रिलेटेड टू ए दैट सेट, बात समझ में आ गई आपको। अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से सपोज एक सेट है ए जिसमें मान लो दो एलिमेंट है, अब इससे बनने वाला एक रिलेशन हमने डिफाइन किया, दैट इज सपोज 1 1, दैट इज सपोज 2 2, सपोज 1 3 एंड बस खत्म करते हैं। अब इस रिलेशन को देख के बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो बच्चा बता सकता है कि हाँ सर इस सेट, क्योंकि एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि सेट ए में दो एलिमेंट है 1 और 2, और उन्हीं दोनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 1 भी लिखा हुआ है और 2 2 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाकी का क्या लिखा है उसको हमें नहीं देखना है, बाकी का क्या है उसको हमें नहीं देखना है, बस जितने एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लेते हैं अपन, यहाँ पे सपोज ये 3 करके एक एलिमेंट और है और इसको बंद कर दिया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन तो सेम है बट अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, और अगर मैं 3 डाल देता हूँ अब ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। बात समझ में आएंगे आपको। तो सेट है कि जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे 2 हो 3 हो 5 हो 10 हो, उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर अगर आपको रिलेशन में लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब वो अपने आप में कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? ओके, आगे चलें। जी सर, आगे बढ़ सकते हैं आप। ऑल राइट भाई, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप है ना। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैपिंग के थ्रू बड़ा प्यार से समझाया है, तो आप मैपिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 1 से कनेक्टेड है, फिर 1 का किसी और से कनेक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 1 से कनेक्टेड है यहाँ पर, ऐसे ही 2 2 से कनेक्टेड है और ऐसे ही 3 3 से कनेक्टेड। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको समझ में आए हो आ गया होगा। अब अगला आता है सिमेट्रिक। अब देखो वो राम श्याम वाली कहानी, कौन सी कहानी, राम श्याम वाली, कि भाई अगर राम श्याम का दोस्त है, अगर राम श्याम का दोस्त है तो श्याम भी राम का दोस्त होगा। अगर किसी रिलेशन में इस तरह की बात दिख गई आपको कि आर एस है और उसका उल्टा एस आर भी है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक होगा, राइट है। तो डेफिनेशन पार्ट क्या कहता है, अ रिलेशन in the set is called symmetric relation if a comma b belongs to r, it implies b comma a is also belongs to r for all a comma b belongs to set a, so that means a r b, it implies b r a for all a comma b belongs to a, that means it is a symmetric relation। for example, सपोज जो ऊपर मैंने एग्जांपल एक सेट लिया था, सपोज एक सेट दोबारा से लेते हैं, सपोज 1 2, ठीक है।
अब देखो मैंने इससे बनने वाला एक रिलेशन बनाया, लेट से 1 1, ठीक है, 2 2, फिर मैंने लिखा 1 2, फिर मैंने लिखा 2 1, राइट बच्चों, ऐसा कोई रिलेशन मैंने डिफाइन किया। अब ध्यान से समझो, इस रिलेशन को मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं और सिमेट्रिक है या नहीं, दोनों चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी चेक करेंगे और सिमेट्रिक भी। तो ध्यान से समझो, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ये देखना है कि सेट ए के जो दोनों दो एलिमेंट है, क्या वो दोनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन दिया हुआ है, दिख रहा है क्लियरली, 1 1 भी है, 2 2 भी है, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव है। तो भैया हाँ, ये रिफ्लेक्सिव तो दिख गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब क्या ये सिमेट्रिक भी है, ये चेक कर लेते हैं। भैया सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो इक्वली बी ए से रिलेट होगा। तो भाई देखो यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड है, देखो ध्यान से 1 2 से रिलेटेड है और उसका उल्टा 2 1 से भी रिलेटेड है। सर इसमें 1 3 3 1 नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 3 2 भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना दिया है, जितने ऑर्डर पे है, उसका अगर मिरर इमेज दिख गया, ठीक है, बस उतने से ही आपको काम चलाना है, उतने से ही आपको आंसर देना है। यस इट इज सिमेट्रिक आल्सो। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा हमने मैपिंग वाला एक एग्जांपल डाला हुआ है, आप इससे गो थ्रू करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला टाइटल क्या कहता है? अगला टाइटल है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ये वही कहानी है कि राम श्याम का दोस्त थे, श्याम मोहन का दोस्त थे, तो राम और मोहन में भी दोस्ती हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज किसी रिलेशन में a, b बिलोंग्स टू r दिखा आपको, सिमिलरली b, c इज आल्सो बिलोंग्स टू r, इट इंप्लाइज a, c इज आल्सो बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ गई क्या आपको? ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेट हो जाएंगे। यही ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी है और यही ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन है। यहाँ पे रिमार्क मेंशन किया है, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ओनली व्हेन ए आर बी एंड बी आर सी बट नॉट ए आर सी। अच्छा, ट्रांजिटिव को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, वो सारे कंफ्यूजन में दूर करूंगा जो ऑफलाइन में आपको कहीं ना कहीं जिस भी क्लास में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहां पे ट्रांजिटिव को लेकर के ये बात एकदम से कॉन्फिडेंटली नहीं कही जाती है। बहुत कंफ्यूजन होता है पढ़ाने वाले को, या ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है, तो उसको मैं लेके मैं सिखाऊंगा आपको कि बाय डिफॉल्ट भी रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं और उसी का रिमार्क यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ये ट्रांजिटिव रिलेशन का यहाँ पर एक बढ़िया सा मैपिंग वाला एग्जांपल मेंशन है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिलेशन आर इन अ सेट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन है। एक रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई डाउट इसमें, है ना? तो ये मेक श्योर कर लीजिए अगर कोई रिलेशन तीनों तीन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन है उसके लिए, इस एग्जांपल को आप गो थ्रू करेंगे, ठीक है भाई। अब मैं आपको ले चलूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, क्योंकि मेरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा होता है। मैथ्स का मतलब यही है कि थ्योरी तो ठीक है सर समझ में आ गई, वो तो किताबों में मिल जाती है, आप प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस से अगर क्वेश्चन बन गए हमारे तो आप अच्छे टीचर हो। दैट्स इट, इसी फंडे पे मैं भी काम करता हूँ, राइट है। और थ्योरी पे मेरा फोकस ज्यादा नहीं होता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अपनी थ्योरी बना के उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि हमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है पहले तब जाके हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही अपनी थ्योरी क्लियर कर सकते हैं। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, राइट है बच्चों। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ। सेट ए क्या दिया बेटा? 1 2 3 4 5 6, शुरुआत के 6 नेचुरल नंबर लिखे हैं। और एक रिलेशन हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू a, b सच दैट a प्लस b नहीं b इज इक्वल टू a प्लस 1। ये हमें रिलेशन मेंशन है। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये चेक करना है। तो भैया हम इस रिलेशन को डिकोड करेंगे। कैसे डिकोड करेंगे? हम इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लेके जाएंगे, राइट है। तो a, b इस फॉर्मूले से ऑर्डर्ड पेयर में डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला है भाई यहाँ पे? b इज इक्वल टू a प्लस 1 वाला फॉर्मूला। तो देखो बहुत ही आसान है, a आपका x की जगह पर है, b आपका y की जगह पर है। तो x अपने आप में इनपुट वैल्यू है, y अपने आप में आउटपुट वैल्यू, राइट है बच्चों। देखो अब पहला आप सपोज पहला ऑर्डर पे हम ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज पहले मैं a की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ क्योंकि पहली ही वैल्यू हमारी 1 है। तो अगर a को 1 ले लिया तो 1 यहाँ रखा तो 1 प्लस 1 आपका b हो जाएगा कितना बेटा? b हो जाएगा आपका 2 विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके 1, 2 आ गया। अब मान लो a को आपने 2 रखा तो b आपका 3 आ जाएगा। ऐसे समझो कि b जो है वो a में 1 ऐड करने पर बनता है, राइट है। तो 2, 3 हो गया। अब अगर आप 3 रखोगे तो 3, 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 रखोगे तो 4, 5 हो जाएगा, और 5 रखोगे तो 5, 6 हो जाएगा, और 6 रखोगे तो 6, 7 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन बन गया। यार इसको देख करके बच्चा बता सकता है कि सर इसमें ना तो 1 1 है, ए सेट की कोई भी एलिमेंट की खुद के साथ रिलेशन नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5 है, ना 6 6। इसका मतलब सर ये रिफ्लेक्सिव तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा।
दिख गया है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो हम लिख देते हैं, मना कर देते हैं कि इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की तो कहानी अब हो गई खत्म। अब दोबारा से चलते हैं, ध्यान से देखो, क्या इसमें 1,2 दिया है जो कि हमने निकाला था, तो क्या 2,1 दिया है? क्या 2,1 है इसके अंदर? 2,1 नहीं है। क्या 2,3 दिया है तो क्या 3,2 मिला? नहीं मिला इसके अंदर, कहीं भी किसी भी ऑर्डर पेयर में 3,2 नहीं। इसका मतलब सर इसमें ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा सर जी। यस, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की कहानी थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव का मतलब आपने सर ये सिखाया था कि सपोज 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है और 2 अगर 3 से रिलेटेड है तो 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। क्या 1,3 आपको कहीं पर दिख रहा है? यहाँ पर 1,3 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ सर, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो नाइदर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, कुछ नहीं होगा बेटा, है ना। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं आंसर ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ चेक करने का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, राइट बच्चों। आंसर सॉल्यूशन देखो आप जरा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मना कर दिया, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में आपको? नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं? आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सब लोग। द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू a comma b such that a is less than b cube, a less than b cube से। अच्छा, a जो है वो b cube से छोटा है, ठीक है भाई। तो करते हैं अभी कहानी में आगे बात, है ना। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, सब में से इनमें से क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारा ये क्या है, फॉर्मूला a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है नेचुरल नंबर से डिफाइंड है, तो हमारे नेचुरल नंबर को सपोज सेट ए मान लेते हैं जिसके एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो, सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए। सर इतने सारे एलिमेंट के हम कैसे ऑर्डर पे बनाएंगे? भैया नहीं बनाने, बाय ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। तो सपोज मैं ए को 1 लेता हूँ और बी को भी 1 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1,1 नाम का ऑर्डर पेयर रिलेशन में बने, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा अगर आप चाहते हैं फिर आप 2,2 ले लीजिए, आप 3,3 ले लीजिए एंड सो। ये मैंने सारे रिफ्लेक्सिव वाले ऑर्डर पेयर लिख लिए। अब ध्यान से समझो, अगर आपने 1,1 ले लिया तो 1,1 लेने पर इस ए और बी वाले जो रिलेशन में जो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। तो इसमें आप ए और बी दोनों 1 रख दो, 1 रखने पर ये 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ भाई सत्य है, क्योंकि इक्वालिटी है इसके लिए। अब आप 2,2 रख दो, सपोज ए और बी आपने दोनों 2 रख दिए, तो क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब होता है? बिल्कुल होता है सर जी। 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 होता है। क्या हम a और b को 3 रखते हैं? दोनों को 3 रख दिया, तो भैया ये 3 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो ऐसे हर कहानी के लिए, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे इन सब के लिए ये रिफ्लेक्सिव होता हुआ दिख रहा है। तो यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया बेटा। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक होता है या नहीं होता है, राइट बच्चों। तो सिमेट्रिक होने के लिए एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं खाली, जैसे सपोज 1,2 है तो क्या 2,1 होगा? ऐसा चेक करते हैं। तो 1,2 चेक करते हैं पहले कि 1,2 सही है या गलत है। तो सपोज ए ये अपना ए का काम कर रहा है और ये अपना बी का काम कर रहा है, तो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। क्या इसका उल्टा सही है? क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब होता है क्या? भैया 2 ना तो 1 के बराबर होता है और ना ही 2 1 से छोटा होता है, 1 क्यूब मतलब 1, तो ये तो गलत हो गया। तो एक ऑर्डर पेयर की वजह से भी आपका सिमेट्रिक नहीं होता है कई बार। तो सिमेट्रिक नहीं है, अब दिख रहा होगा आपको कि यार ये तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन में भाई देखते हैं, ऑप्शन में इस तरह की कहानी क्या लिखी हुई है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो अब मल्टीपल तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चेक कर लेना, कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो आप, है ना, जिसमें आपका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सा ऑर्डर पेयर आप उठाएं। जैसे ये वाला ऑर्डर पेयर देखो आप कि 9,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, बट 9,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे सर, हमें कैसे पता चला? ए की जगह पर 9, बी की जगह पर 3 है ना, तो 3 का क्यूब रख दिया, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब हो गया। 3 का क्यूब मतलब 27, 9 27 से छोटा था, सही बात है। अब 3,2 का देखो, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है? यस होता है। बट 9 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है क्या? नहीं होता है भैया। 9 लेस देन इक्वल टू 8 थोड़ी होता है, ये तो फॉल्स बात है। और अगर ये फॉल्स बात है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव नहीं। बात समझ में आ गई क्या आपको? आसान है ना, आसान लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा क्योंकि बोर्ड लेवल का ही लेक्चर है। चलिए भाई आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू a, b such that a, b such that मॉड्यूलस ऑफ a minus b is even।
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब अब आप ऐसे समझो, क्योंकि अब हर एक एलिमेंट के लिए हम निकाल नहीं सकते, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा सोचो आप, क्या सोचोगे आप कि सर रिफ्लेक्सिव का मतलब तो a, a होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ए और बी आपस में बराबर होते हैं, तो बी की जगह ए रख दिया तो a, a हो गया। तो क्या मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी में अगर मैं बी की जगह पर a रख देता हूँ तो मॉड ऑफ a माइनस a अपने आप में जीरो बन जाएगा? क्या जीरो इवन होता है? या जीरो इवन और ऑड दोनों हो सकता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि ये बात ट्रू हो गई। राइट है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं एक बार। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे सर? सर a, b होगा तो b, a भी होगा, ऐसे सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। अच्छा कहाँ चला गया? ऑलराइट देखो, ऑलराइट देखो, अगर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक चेक करने जा रहे हैं तो हेडिंग हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे कि अगर a, b बिलोंग्स टू R है, इट इंप्लाइज b, a इज आल्सो बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। तो b, a बनाते हैं इसको, जैसे मॉड ऑफ a माइनस b हमारा फॉर्मूला है, और सामने वाला कहता है कि ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर ये b माइनस a हो जाएगा। राइट है बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो a की जगह पर आपको b डालना है और b की जगह पर a डालना है, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा? ऐसा अगर आप करोगे तो ये b माइनस a का मॉड ही तो बनेगा, तो हमें b माइनस a का मॉड बनाना है। लेकिन सर यहाँ पे तो माइनस एक्स्ट्रा चल रहा है, तो भैया मॉड्यूलस का काम ही तो माइनस खत्म करना होता है, माइनस मॉड्यूलस खत्म कर देगा, तो ये माइनस ऑफ b माइनस हो जाएगा, क्योंकि मॉड जब हटेगा तो माइनस देगा एक्स्ट्रा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b माइनस हो जाएगा। और ये कहानी किसकी चल रही है? इवन की तो चल रही है, उसी को तो हमने छेड़ा, तो b माइनस a इज आल्सो एन इवन। तो a, b इवन है तो b, a भी, मतलब a माइनस बी इवन है तो b माइनस a भी इवन आ गया। यहाँ से समझ में आता है कि हाँ ये सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब अगर ये सिमेट्रिक भी है तो ट्रांजिटिव होने में क्या ही तकलीफ है? अब इसको प्रूव करना है, और ये समझो आपकी प्रूव डेट के क्वेश्चन में आपको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके प्रूव तो कर ही देना है ना, एग्जाम में आप गलत थोड़ी करके आओगे। नहीं सर प्रूव नहीं हो रहा था तो इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत था, ऐसे क्लेम नहीं करना है, क्वेश्चन तो सही है ना। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। देखो अब ट्रांजिटिव चेक करना है ना। ये सब्जेक्टिव लेवल पर जब आप एग्जाम में लिखोगे वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर a, b बिलोंग्स टू R है तो इट एंड अभी इंप्लाइज नहीं, एंड को b, c इज आल्सो बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज a, c मस्ट बी बिलोंग्स टू R। R मतलब क्या है? यहाँ पे रिलेशन है, रियल नंबर नहीं। अब देखो a, b को लेकर के उसने खुद ही बोला है कि a माइनस बी अपने आप में एक इवन नंबर है, ठीक है। अब हम एक सी नंबर और ले लेते हैं, सी नंबर कोई और हमने ले लिया, ठीक है। या अब यहाँ पे नंबर भी लेट कर सकते हैं, जैसे 2-4 ले लिया, जैसे a, b को आपने 2-4 ले लिया, तो 2 और 4 का डिफरेंस इवन आता है, यस। अब आप ले लो 4 और 6, है ना। तो 4 और 6 का डिफरेंस भी 2 होता है, इन दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 हो गया, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि b माइनस सी इज ऑल्सो इवन। राइट है। अब देखो 2 4 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है, क्या 2 और 6 में रिलेशन होगा? अब आप देखो 2 और 6 को डिफरेंस निकाल के देखो, तो माइनस का 4 आएगा, मॉड्यूलस की वजह से 4 हो जाएगा, और वो भी अपने आप में क्या है? एक इवन नंबर है। राइट है बच्चों, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इंप्लाइज a माइनस सी का मॉड इज आल्सो एन इवन। तो इसका मतलब यस इट इज अ ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। राइट है बच्चों, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा आप एग्जाम में लास्ट में लिख के भी आएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट है बच्चों, तो ये हो गया हमारे, प्रूव कर दिया हमने, प्रूव करना था तो, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आराम से। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अब ये आपके लिए होम असाइनमेंट है ना। मैं होम असाइनमेंट देता रहता हूँ बीच बीच में, और मैं कमेंट जरूर चेक करता हूँ हमेशा आके, है ना। मैं कमेंट जरूर चेक करता हूँ कि कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअल में, कितने बच्चे वाकई में इस कंटेंट को वैल्यू कर रहे हैं। राइट है, मैं जरूर चेक करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये आप मेक श्योर कर लें कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है ना। तो ये होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है, घर पे आप ट्राई करें, बहुत ही आसान एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भैया आगे चलें, सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर कहीं आप फंसते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सॉल्यूशन से मुझे हेल्प मिल सकती है। राइट है बच्चों, अब जैसा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करूं, तो सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है ना, केस स्टडी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि उनका भी 20-25% मार्जिन होता है। अगर मान लो 80 नंबर का मैथ्स का पेपर है, तो करीबन आपका 60 नंबर 65 नंबर का आपका ये होता है, और 12-15 नंबर के आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो केस स्टडी पर भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर तो केस स्टडी भी करवाई जा रही है, इसके लिए आपको कहीं अलग से कुछ सर्च नहीं करना है, कहीं कोई बुक नहीं खरीदनी है। राइट है बच्चों, चलिए भाई तैयार है सब लोग। तो केस स्टडी देखो, एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9
प्लांट टू प्लांट सैपलिंग्स अलोंग, ओके, स्ट्रेट लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलोंग उन्होंने प्लांटिंग किया, पैरेलल टू ईच अदर टू वन साइड ऑफ द प्लेग्राउंड इंश्योरिंग दैट दे हैड इनफ प्ले एरिया, ओके, ठीक है। वृक्षारोपण तो बेटा आपको भी करना चाहिए, जब भी आपका बर्थडे हो आप एक पौधा जरूर लगाएं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि मैं नेचर लवर भी हूँ, चाय लवर के साथ साथ मैं नेचर लवर भी हूँ, है ना बच्चों, तो जरूर लगाएं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट दे प्लांटेड वन ऑफ द टू रोज ऑफ द सैम्पलिंग अलोंग द y इक्वल टू x-4, उन्होंने y इक्वल टू x-4 नाम की स्ट्रेट लाइन है, ये हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, इसको अगर हम देखें y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इसको आप कंपेयर करेंगे तो दिख जाएगा कि यार ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। Let L be the set of all lines which are parallel on the ground and R be the relation on L, okay, R क्या है, लाइन L के अलॉन्ग रिलेशन। तो अब कहानी में आगे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये बनता है, और आप बेटा ये मेक श्योर कर लें कि केस स्टडी दिखने में ऐसा लगता है अरे सर बड़े बड़े से एडवांस में जैसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे सर हमसे पूछ लिए, ऐसा कुछ नहीं है, केस स्टडी बहुत ही आसान होता है, और एक क्वेश्चन बन जाता है तो बाकी के सारे उसी से बनते हैं, राइट है बच्चों, तैयार है सब लोग। पहला क्वेश्चन कहता है लेट रिलेशन R डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब दो लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, लेट्स से दिस इज L1, लेट्स से दिस इज L2, वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L, सेट L से डिनोट कर रहे हैं, ओके, देन R इज, क्या ये इक्विवेलेंस होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा कुछ बताना है। तो देखो ऐसे समझो और ध्यान से समझो, वैसे तो आंसर आपको दिख ही गया होगा कि सर L1 नाम से पता चल रहा है, चलो इस ब्लैंक स्पेस में थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ा ले लेते हैं, राइट है बच्चों, आ जाओ भाई, देखो दो लाइन है L1 और L2 और उन दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों पैरेलल है, लेट्स से L1 और L2 आपस में कैसे बेटा पैरेलल है, ये पैरेलल हो गए, ओके। तो एक बात बताओ, ऐसे समझो कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, क्या ये लाइन L1 खुद के साथ पैरेलल है, हाँ खुद के साथ पैरेलल है बेटा, है ना, खुद के साथ ये पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ सर कि L1 इज रिलेटेड टू L1, इट इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव, तो हो गया सर, हो गया, ओके। अब ऐसा सोचते हैं क्या L1 रिलेटेड टू L2 है तो इट इंप्लाइज L2 रिलेटेड टू L1 होगा, ऐसा चेक करना है। अब दो लाइन ले लेते हैं, सपोज दो लाइन सोचते हैं, सपोज, है ना, लेट्स से ऐसे सोचते हैं कि ये एक आपको दिख रहा होगा, है ना, पेन मेरे हाथ में, और एक ये पेन है, दिख रहा है सबको, ऐसे देखो, है ना, ये दोनों आपस में कैसे है, ये L1 है सपोज और ये L2 है, दोनों पैरेलल है, ये L1 है नीचे वाला, ऊपर वाला L2 है, दोनों पैरेलल है, तो क्या बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि सर आप L2 पहले बोलो, L2 पैरेलल L1 है, ऑब्वियसली यार और कोई रिश्ता तो है नहीं इन दोनों में, पैरेलल का ही रिश्ता है, इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर L1 पैरेलल है L2 के तो सिमिलरली वाइस वर्सा L2 पैरेलल होगा L1 के, यस, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिमेट्रिक भी हो जाएगा ये। अब एक तीसरी लाइन की एंट्री करा लेते हैं, अब मैं तीसरी लाइन कैसे दिखाऊंगा आप इमेजिन करो, ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ, चलो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे समझो, बहुत ध्यान से समझना कि एक लाइन है L1 जो पैरेलल है किसके, L2 के, ये L2 के साथ पैरेलल है, एक कोई तीसरी लाइन है L3 जो L2 के साथ पैरेलल है, मतलब L1 रिलेटेड L2 से, L2 रिलेटेड L3 से, तो क्या L1 और L3 का रिलेशन होगा भैया, L1 और L3 को ध्यान से देखो, डायग्राम पैरेलल ही तो दिख रही है वो, और कोई रिलेशन तो है नहीं दोनों में पैरेलल का ही रिलेशन, राइट बच्चों। तो इसका मतलब L1 इज आल्सो रिलेटेड टू L3, और अगर ऐसी कहानी शुरू हो गई इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, और अगर तीनों है RST का मतलब इक्विवेलेंस, राइट है बच्चों, आया मजा, तो आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, चेक कर ले सब लोग, सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है let relation R be defined by L1 defined by R is equal to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2, मतलब आपकी बार L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट है, ओके, where L1 belongs to L, L1 L2 belongs to L, ओके, देन क्या होगा, अब देखो ये एक लाइन लेते हैं खाली L1, क्या ये खुद के साथ परपेंडिकुलर हो सकती है, भैया परपेंडिकुलर होने के लिए एक लाइन और चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस का तो लफड़ा ही कट गया, क्योंकि इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, जिसमें से अगर R नहीं है, एक नहीं है, तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है, खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझो, सिमेट्रिक चेक करते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, L1 L2 के साथ क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ये L1 है और ये L2 है, अब आप ऐसे पढ़ो, क्या L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, हाँ दोनों परपेंडिकुलर ही है ना, बस आप इसको पहले पढ़ो, इसको बाद में पढ़ो, या इसको पहले इसको बाद में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ सर ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या सर डी भी हो सकता है करेक्ट, चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना, देखो अब इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, जैसे L1 जो है वो सपोज ऐसी कोई लाइन है
और L2 जो है वो ऐसी कोई लाइन है, दोनों में आपस में परपेंडिकुलर का रिश्ता है। अब सपोज L1 रिलेटेड L2 से, मतलब परपेंडिकुलर का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब L2 का परपेंडिकुलर में रिलेशन देखते हैं किसके साथ, L3 के साथ। सपोज कोई तीसरी लाइन है, इधर कहीं होगी, इधर कहीं होना पड़ेगा ना, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगी। ये L3 हो गया, तो क्या L1 और L3 में सेम रिलेशन होगा परपेंडिकुलर का? चेक करो जल्दी से। अब बेटा ध्यान से देखो, ये रहा आपका ऊपर L1 और ये रहा आपका नीचे L3, तो L1 और L3 को ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, ये तो पैरेलल दिख रही है सर। हाँ, ये तो पैरेलल दिख रही है, तो परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये तो पैरेलल होगी। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, खाली आंसर हमारा सिमेट्रिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट। लेट मी चेक, हाँ भाई सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना, लेट r is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2, ओके। L1 is parallel to L2 ऐसा कहा गया है कि L1 is parallel to L2, ओके। और L1 एक लाइन है, क्या लाइन दे रखी है, y is equal to x minus 4, which of the following can be taken as L2। बेटा एक बात ध्यान से समझो, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप तो इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो y इक्वल टू mx प्लस c में m तो सेम होगा, तो mx की कहानी तो सेम होगी, तो y इक्वल टू x तक तो मामला सेट है। माइनस का 4 उसकी जगह पर आप कोई कांस्टेंट ऐड करो, c ऐड करें। अब ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? अब आप यहाँ पे कांस्टेंट को ऐड निकालने से बढ़िया है कि आप ऑप्शन को ध्यान से देखो। अगर फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको लिखेगा कि सर ये तो 2x प्लस 5 बराबर 2y लिखा हुआ है, जिसमें अगर आप 2 से डिवाइड लगा दोगे सबको तो ये कट जाएगा, 5/2 जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा अल्टीमेटली y इक्वल टू x प्लस 5/2। सर क्या ये इससे मैच हो रहा है? मेरे ख्याल से तो हो रहा है ना। अब आप सेकंड ऑप्शन को चेक करोगे तो स्लोप इसमें नेगेटिव आ रही है, y लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहता है तो 2x को राइट साइड ले जाओ, 5 को, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई। यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो आंसर है आपका, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको आंसर राइट हो। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन इसी केस बेस्ड स्टडी के अंदर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, L1 L2 वही सेम रिलेशन के अंदर आते हैं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, आपकी बार ऐसा कहा गया है कि L1 जो है वो L2 के साथ परपेंडिकुलर है। फिर कहा है कि L1 की इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 4 है। तो बताओ L2 क्या होगा, L2 क्या होगा वो बताओ, उसकी इक्वेशन क्या होगी। ध्यान से समझो, जो L1 आपको दे रखा है, जो L1 आपको दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 4, तो L2 अगर आपको निकालना है तो उसकी स्लोप बेटा नेगेटिव हो जाएगी। जैसे इसकी स्लोप mx से कंपेयर करने पर स्लोप 1 दिख रही होगी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे के तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस में 1 होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको रट लो आप, उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा। अगर m1 अपन 1 ले लेते हैं तो m2 क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। और फिर कांस्टेंट आपको जो मर्जी चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो y इक्वल टू स्लोप नेगेटिव और प्लस में कांस्टेंट, तो यहाँ चार ऑप्शन देखो किसमें स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव में भी कितना, माइनस का 1, तो यहाँ तो डी ऑप्शन में माइनस का 2 स्लोप है, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ माइनस 2 है, और यहाँ तो पॉजिटिव स्लोप है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लो, यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। है ना आसान, समझ में आ रहा है सबको? आगे चलें, चलिए भाई, तो ज्यादा बात रिलेशन पे हम नहीं करेंगे, हम लोग फंक्शन पे स्विच करेंगे बहुत जल्दी। अगला टाइटल देखो, असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, वैसे ही एआर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक क्वेश्चन एआर बेस्ड कर लेते हैं, देन फिर हम आगे चलते हैं। राइट है, तैयार है सब लोग? चलिए भाई, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में असर्शन क्या कहता है, इफ अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 2 3 बी डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू 1, 2। एक रिलेशन है जो सीधा सीधा बिल्कुल एकदम कहते हैं ना छोटू सा रिलेशन 1, 2 कहता है ये इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। भैया देखो, अगर सेट ए में आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो भाई इस रिलेशन के अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए कहानी ये कहती है कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है 2, 1 कहीं से भी? नहीं दिख रहा है। अब ट्रांजिटिव की कहानी सुनो, ट्रांजिटिव की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था। अब बहुत ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव की कहानी ये कहती है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। राइट है बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान से समझो, आप यहाँ पे 1, 2 तो दिया है, लेकिन सर 2 का आगे कहीं कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो हम देखेंगे किस? बात समझ में आई क्या आपको? 1, 2 तो दिया है सामने वाले ने, भाई साहब 1, 2 तो सामने वाले ने दिया है, लेकिन 2, समथिंग नहीं दिया है उसने। ये वाली बात मिसिंग है यहाँ पे। और अगर मिसिंग है भैया, तू देता तो मैं देख लेता, एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है यहाँ पे। अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट, इसमें हमारी थोड़ी गलती कि उन्होंने देखने के लिए दिया ही नहीं अगला ऑर्डर पेयर। अगर वो देता तो हम देख लेते, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ ट्रांजिटिव। राइट है सपोज, है ना? समझ में आया सबको? तो ट्रांजिटिव तो बेटा आपका हो जाएगा। तो असर्शन मेरे ख्याल से रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि इसमें बोला है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है। अब आगे बोलता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ओनली व्हेन ARB BRC एंड, हाँ ये हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, ये तो करेक्ट है। तो भैया यहाँ पे फाइनली आपका
असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है बट रीजन जो है वो आपका करेक्ट है। चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, असर्शन जो है इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है। आई बात समझ में सबको? तो ये कहानी थी सारी की सारी रिलेशन की। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा रिलेशन के बारे में। अब आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स में बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जहां से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 की स्ट्रेटेजी बनती है ना। 80 आउट ऑफ 80 अगर आपको लाना है, जिसमें आपके एआर बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वाले, एमसीक्यू टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, अगर सारे के सारे आपको बनाने हैं तो बस आप दो बुक फॉलो करो। एक आप ले लो एनसीईआरटी, बोर्ड लेवल के लिए बता रहा हूँ खाली, और एक आप ले लो एनसीईआरटी एग्जामिनर। ठीक है, राइट है बच्चों। और इसके अलावा अरिहंत की कुछ बुक्स और आती है जो केस स्टडी को लेकर के टाइम टू टाइम निकलती जाती है, मतलब जैसे सैंपल पेपर रिलीज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी की बुक आ जाती है, तो वो आप अरिहंत की ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा जिसको लगता है कि सर मेरे पास अच्छा खासा समय है, मैं जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप आरडी शर्मा तक जा सकते हैं। ये एक आपका लास्ट लेवल होगा, ठीक है, जिसमें आपको आरडी शर्मा में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा नहीं करनी, मतलब वहां पे क्या आप देखोगे ना, कोई सपोज रिलेशन में, सपोज ट्रांजिटिव रिलेशन का टाइटल है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन को लेकर मान लो 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से 5, 10, 15 कर लो आप, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये मेक श्योर कर लें कि आरडी शर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। एक एक क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो आपके बाकी के सब्जेक्ट छूट जाएंगे, और ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वेटेज बराबर होता है। राइट है बच्चों? तो आगे चले, सारी बातें रिलेशन की समझ में आ रही है आपको? जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ऐसी चीज है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, बाकी कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। राइट है बच्चों? चलें शुरुआत करें। अब बात करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन इज अ मशीन, जी बिल्कुल आपने सही सुना, फंक्शन इज अ मशीन, जहां पे एक तरफ से आप कुछ इनपुट डालोगे तो एक तरफ से आउटपुट निकल आएगा, कि इधर से आलू डालो तो उधर से सोना निकलेगा, है ना। तो ऐसी ही एक मशीन है फंक्शन, है ना। इस तरीके की कोई मशीन है, सपोज यहाँ से आपने डाला आलू, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला सोना। राइट बच्चों? तो ऐसी ही मशीन की खोज में मैं हूँ, ताकि मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मैं घर पे ऐसी मशीन ले आऊं, अपनी सारी संपत्ति लगा के मैं ऐसी मशीन खरीदूं जहां पे मैं एक तरफ से आलू डालता रहूं, है ना, मैं आलू की खेती करूंगा फिर से, राइट है, और दूसरी तरफ से सोना निकलता रहेगा। तो जो सपाट, देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, जहां पे एक मशीन की तरह यहाँ पे एक बॉक्स रखा है जो मशीन की तरह काम कर रहा है, इधर से आपका इनपुट डल रहा है और इस तरफ से आपका आउटपुट निकल रहा है, बस यही काम फंक्शन का है। ठीक है, अब फंक्शन का काम ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन सर ये इनपुट आउटपुट हम डालेंगे कैसे? तो बेटा सबसे पहले ये समझो आप कि फंक्शन जो होता है वो हमेशा y = fx के फॉर्म में लिखा होता है। सब जानते हैं कि बच्चे को पता है कि y = fx के फॉर्म में फंक्शन होता है, जिसमें ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IR, इंडिपेंडेंट IR में IB, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, एक मिनट, IB, यही आपका क्या है, यही आपका इनपुट होता है, यही आपका इनपुट वैल्यू होता है। और x की वैल्यू डालने पर जो y की वैल्यू निकल करके आती है, जो y की वैल्यू होती है वो आपका आउटपुट होता है। राइट है बच्चों? तो ये इनपुट आउटपुट की कहानी है, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। सब कुछ हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा हुआ है। फंक्शन की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है कि फंक्शन रिलेशन का एक टाइप होता है ना। देख लेते हैं, डेफिनेशन पार्ट तो मेंशन नहीं है क्योंकि 11th में पढ़ा दी जाती है, बट मैं आपको ओरली समझा देता हूँ कि फंक्शन रिलेशन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होता है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहने देना है, वो हर एलिमेंट कनेक्ट करना है आपको सेट बी के साथ, और यूनिकली कनेक्ट करना है, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज बनानी है, एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेज नहीं बनानी है। दैट्स इट। डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लो। इस मैपिंग के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक सेट है, इसके जो एलिमेंट है वो सारे डोमेन है, सेट बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन है, बट जो एक्चुअली कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, 1 4 9 16 25 ये एक्चुअली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये आपकी रेंज बन जाएगी। तो कोडोमेन जो है, सॉरी रेंज जो है, वो कोडोमेन का क्या बनता है, सबसेट बनता है। राइट है बच्चों? तो रेंज और कोडोमेन का आपस में रिलेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, सेट ए, सेट बी, है ना, डोमेन, रेंज, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। ऑलराइट, अब इंट्रोडक्शन टू फंक्शन में आगे चलते हैं, क्योंकि मेरा फोकस है आपको डोमेन रेंज निकलवाना, वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, रूल्स टू फाइंड डोमेन, पहला इंपॉर्टेंट टाइटल कि अगर y = 1/fx, ये फोटोज है बेटा, कुछ क्या है ये फोटोज है कुछ, मैं लिख के देता हूँ। ये फोटोज अगर आपने याद कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। पहली फोटो कहती है कि अगर y = fx, 1/fx के फॉर्म में कोई फंक्शन दिख जाए और डोमेन निकालना है, डोमेन अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस fx को देखो इस तरफ समझो, इस fx को बाहर बुलाना है, इसको 0 के बराबर कर देना है, उससे x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, लेट्स से a b एंड सो ऑन। अब इन वैल्यूज को आपको रियल नंबर में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस ये हो गया आपका डोमेन। ऐसा क्यों किया सर? आप बेटा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को मैंने पहले तो 0 के बराबर किया, जो कि करना नहीं चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर कर देते हैं मैथ्स के अंदर तो पाप चढ़ जाता है बेटा,
फिर एग्जाम में नंबर कम आते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा भूत है ना कि वो भूत से आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि लिमिट में आपको वो भूत इतना परेशान करता है ना इन्फिनिटी का कि आप परेशान हो जाते हो, यार इन्फिनिटी क्यों बना दुनिया, राइट। तो जो बनाने वाले थे हमारे रामानुजन साहब वो तो चले गए, ठीक है, तो वो कहानी खैर अलग हो गई इन्फिनिटी की, बट आप ध्यान रखें कि आप इन्फिनिटी ना बनने दें। इस फंक्शन को मैंने इन्फिनिटी नहीं बनने दिया, इसीलिए मैंने इसको जीरो के बराबर किया और पूरे रियल नंबर में से उन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो आपके इन्फिनिटी बना रहे थे, मतलब डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे थे। अच्छा, आप इन्फिनिटी से मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, आप देखें आज की डेट जो है, क्या डेट है बेटा आज की, आज 15 सितंबर, राइट है। 15 सितंबर को क्या होता है, 15 सितंबर को होता है इंजीनियर्स डे, राइट बच्चों। तो इंजीनियर्स डे की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप देश के बहुत अच्छे इंजीनियर बने, बहुत अच्छा काम करें और ईमानदारी से बने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियर तो सब बन जाते हैं लेकिन ईमानदारी कहीं ना कहीं घट जाती है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर होते हैं, जो गवर्नमेंट फील्ड में होते हैं, कहीं ना कहीं जैसे सपोज कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी सिविल इंजीनियर को, तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो 1 करोड़ का बजट मिला है, तो वो कोशिश करता है कि वो 80 लाख में खत्म हो जाए, 20 लाख जो है वो बच जाए, और उसका क्या किया जाए आप समझ ही सकते हैं कि उसका क्या होगा। तो मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं दुआ करूंगा, कोशिश तो नहीं, मेरी कोशिश तो खैर पढ़ाने की, आपको बेहतर कॉलेज में पहुंचाने की है, लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि जितने अच्छे इंसान बनोगे जिंदगी में उतना अच्छा आपको ऊपर वाला देगा, समझ में आया आपको। मतलब ये इनपुट आउटपुट की तरह, हमारी लाइफ एक मशीन की तरह, मतलब फंक्शन की तरह, उसमें कर्मा हमारे इनपुट्स है। कर्मा क्या बेटा, कर्मा हमारे इनपुट्स है और उस कर्मा का जो फल है वो आउटपुट है, समझ गए आप। अब आप सारी चीजें समझ में आई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट बच्चा, ठीक, ऑलराइट। तो इस तरह की फोटो आ गई, तो ऐसे डोमेन निकालते हैं। और अगर सेकंड वाली फोटो आ गई, ये वाली, तो इसमें आप जानते हैं स्क्वायर रूट जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, इसमें अगर आपको डोमेन निकालना है तो इसमें आपको fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके डोमेन निकालना है, और इसमें fx नॉट इक्वल टू 0 करके निकालना है। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। अच्छा, रूल्स टू फाइंड रेंज, रेंज का मतलब क्या है, जो डोमेन आप फाइंड कर रहे हैं उस डोमेन को आप रख के देखिए, x की जगह जो जो भी y का आपको इंटरवल मिलेगा वो आपका रेंज हो जाएगा। तो इफ डोमेन कंटेन्स डिस्क्रीट एलिमेंट देन फाइंड द रेंज बाय पुटिंग द एलिमेंट ऑफ डोमेन इन द फंक्शन। पहला तरीका तो ये, इफ पॉसिबल एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो, राइट बच्चों, ऑलराइट। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें न्यूमरेटर पार्ट थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन न्यूमरेटर से अपने को कोई मतलब नहीं है। देखो ये फोटो आपको दिख रही होगी 1/fx, सर यहाँ पे तो 1 बोला था आपने, ऊपर तो एक कोई दूसरा फंक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि 1/fx हो, मैं इसको ऑब्लिक करके fx/gx भी कर सकता हूँ, या चलो gx/fx कर दूं, डिनोमिनेटर में fx ही रहने दो। ऐसे फंक्शन में, ऐसी फोटो में आपको क्या करना है, जो fx में फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 7x + 12, उसको आपको 0 के बराबर कर देना, राइट बच्चों, उसको 0 के बराबर कर दिया। बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्वाड्रेटिक है तो x के 2 आंसर आएंगे, इसको फैक्टराइज करो, हो जाएगा x - 3 और x माइनस में 4, इसको 0 के बराबर कर देते हैं, x की वैल्यू 3,4 आ गई। तो ये जो 3,4 एक ऐसी वैल्यू है, मतलब ऐसी दो वैल्यूज हैं जिस पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, इन पर डिनोमिनेटर आपका क्या बन रहा है बेटा, 0 बन रहा है। तो इनको हटा के बाकी सब ले लेंगे आप, पूरे रियल नंबर को आपने ले लिया, इसका फाइनली डोमेन आपका निकल के आ रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3,4, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, 3,4 करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ध्यान रखें आपको इंटरवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, करली ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो ही वैल्यू है ना, डिस्क्रीट वैल्यू है, इसके लिए आपको करली ब्रैकेट में लिखना है। चेक कर लेंगे आप आंसर, आगे चलें, तैयार है सब लोग अब अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अंडर रूट के अंदर फंक्शन दिया है। अब अंडर रूट के अंदर अगर फंक्शन दिया है तो x² माइनस में 3x प्लस में 2 को हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने आपको उधर फोटो में दिखाया था, सेकंड वाली फोटो है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी और फोटो हैं जो जेई ओरिएंटेड है, लेकिन आपको बोर्ड में इतनी पता होना चाहिए, दो फोटो अगर आप रट के चले गए, इन दो फोटो के तरीके आपको पता है तो आपका डोमेन निकल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ऑलराइट। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको वेविकर मेथड लगानी है। वेविकर मेथड क्या होती है उसको समझेंगे। देखो इसको आप फैक्टराइज करो क्वाड्रेटिक है तो ये जाएगा x - 2 इनटू में x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप रियल नंबर लाइन पर चले जाइए। अच्छा, ये रियल नंबर लाइन बहुत ज्यादा ही चलेगी आगे पीछे, इसको कर लेते हैं। है ना, मेरी ड्राइंग बेटा बहुत गंदी रही है शुरू से, बहुत ज्यादा गंदी है, देख सकते हो आप कितनी गंदी रही है। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये सही बने, राइट। तो ये मैंने बनाया रियल नंबर लाइन, थोड़ा थोड़ा सही बना, समझ जाओ। अब इसमें आप देखो यहाँ से एक, इन दोनों फैक्टर से x की वैल्यू आपको एक तो 1 मिल रही है और एक 2 मिल रही है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। यहाँ रख दिया आपने 1, यहाँ रख दिया आपने कितना 2, राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाओ, दोनों ओल्ड पावर ब्रैकेट है तो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब आपको चाहिए ग्रेटर देन वाला हिस्सा और वो भी इक्वलिटी के साथ, तो ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव हिस्सा, तो पॉजिटिव हिस्सा कहाँ का पर बेटा, इंटरवल आप देखो, एक ये इंटरवल आपको पॉजिटिव और एक ये इंटरवल, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इंफिनिटी डिफाइन नहीं है ओपन ब्रैकेट और 1 पर क्लोज आएगा क्योंकि इक्वलिटी उन्होंने दे रखी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
राइट है बच्चों, चेक कर लो आंसर इसका। यस, देखिए आपको आंसर कुछ भी कहीं पे कोई करेक्शन कोई समझ में नहीं आ रहा हो इसके बाद आपको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को मेंशन करें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसके लिए टेलीग्राम पर अवेलेबल हूँ, वहां पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके दूंगा। राइट है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है एक फंक्शन है जो 0 1 2 3 से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। ओके, मतलब फंक्शन का डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है आपका 0 1 2 3। अब देखो सर आपने कैसे लिख दिया कि ये डोमेन है, बेटा इधर समझो, ऐसे समझो कि एक फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है ए से बी में, ऐसी तो डिफाइंड होता है फंक्शन सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं ना इसको हम डोमेन कहते हैं और सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन। राइट है बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई रट लो इस चीज को, हट जाता आपको दिख रहा होगा। राइट है, डोमेन क्या है कोडोमेन क्या है, अगर ये समझ गए तो आपका आंसर आसान है। तो डोमेन आपको पता है 0 1 2 3 और रेंज आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, है ना, मतलब कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, सच दैट fx = x² + 1। तो ये हमारा फंक्शन है। राइट है, तो कहता है फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करना है। अच्छा, रेंज का मतलब y की वैल्यूज, तो fx को हम y भी कहते हैं बेटा, y = fx मतलब fx। तो अल्टीमेटली हमारा फंक्शन है y = x² + 1, जिसमें इनपुट वैल्यूज क्या क्या है आपकी, x के प्लेस पर आप 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, रख देते हैं क्लिक करके, y निकल जाएगा। तो हमारा फंक्शन है y = x² + 1, जिसमें x की जगह मैंने 0 डाला, तो x को 0 डालूंगा तो y कितना आएगा बेटा, कैलकुलेशन करना है फॉर्मूले में रख के, 0 + 1 1 हो जाएगा। x को 1 डाला तो y कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा। x को 3 डाला, 3 नहीं 2 डालेंगे, कौन है ये 3, कौन इतना जल्दी, और जल्दी में बेटा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 जाएगा। अब 3 डालो, तो 3 डाला तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 + 1 दैट इज 10। तो रेंज में क्या क्या एलिमेंट आ गए, 1 2, देखो रेंज के एलिमेंट आ जाएंगे आपके, यहां पे फाइनली लिखा 1 2 5 10। राइट है बच्चों, तो 1 2 5 10 हमारा आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, सबको क्लियर है। तो डोमेन रेंज निकालने के फंडे बड़े आसान है बेटा, है ना, और इसमें आप जितनी मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन बना करके खुद बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट है, ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें डोमेन और रेंज दोनों बताना है, डोमेन भी बताना है रेंज भी बताना है। ऑल राइट, तो डोमेन तो बहुत ही आसान है बेटा, डोमेन कैसे आसान है कि सर ये fx/gx के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, जहां gx 0 हो रहा होगा उन वैल्यूज को हटा देंगे अपन रियल नंबर से। तो भैया देखो x - 3 को हमने बाहर बुलाया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में लिखा है, उसको 0 के बराबर किया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये एकमात्र ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप रियल नंबर में से डिलीट कर देते हो तो यही फंक्शन का क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। राइट है बच्चों, तो डोमेन तो निकल गया। अब इसकी रेंज, रेंज निकालने के लिए एक मैं आपको सिखाऊंगा पहले सब्जेक्टिव अप्रोच देन शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब रेंज निकालना है तो ऐसे समझो, रेंज को लीनियर अपॉन लीनियर बेटा, ऐसे समझो कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर, है ना, ऐसे याद रखो। और वो जो ऊपर मैंने पॉइंट नोट करवाया था सेकंड वाला रेंज निकालने के लिए, मैंने कहा था इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक तो सिखाऊंगा ही, लेकिन आप इसकी प्रॉपर मेथड भी सीखो। तो ये हमने फंक्शन लिख दिया, y = x - 2 x - 3 फंक्शन हो गया। अब इसको आपको क्या करना है ना, इसको ये अभी इनिशियली लिखा हुआ है y = fx लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है x = f of y में, मतलब इसका इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है, इसका इनवर्स बनाना है। तो इनवर्स कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा xy - 3y = x - 2। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मामला। अब देखो ऐसे समझो कि अब हमें एक से एक तरफ पूरा करना है, तो ये जाएगा xy माइनस में x = 3y प्लस में माइनस में 2, और 3y प्लस का माइनस का 2, x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अंदर बचेगा y माइनस का 1 = में 3y माइनस का 2, तो x = आ जाएगा 3y माइनस में 2 डिवाइडेड बाय y माइनस। ये बन गया इनवर्स। इनवर्स अब बनेगा फाइनली, x को लिखा f इनवर्स और इधर लिख दिया 3x - 2 अपॉन x माइनस। अब ऐसे समझो यार, ऐसे समझो कि कोई फंक्शन है f जो a से b में डिफाइंड है ना, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। अब अगर इसका इनवर्स आपने बनाया तो ये b से a में डिफाइंड होगा पक्का। अब ये जो b है ना, ये अपने आप में डोमेन बन जाएगा। मतलब अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे समझो आप कि जो इनिशियल नंबर पे रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई, इनवर्स की डोमेन बन गई। तो जो हमने इनवर्स निकाला है यहाँ पर, ये जो हमने इनवर्स निकाला है ना बेटा, ये जो इनवर्स आया है ना हमारा, कितना आया इनवर्स हमारा, 3x - 2 अपॉन में x माइनस। अगर मैं इस इनवर्स का डोमेन निकालूं तो वही f की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, एकदम उल्टा खेल चल रहा है। इसका डोमेन निकालने के लिए वही सेम तरीका है कि 1/fx के फॉर्म में है, तो डोमेन हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे डोमेन, डोमेन हो जाएगा r माइनस में 1। राइट बच्चों, दिस इज 1, ये 1 1 1 1 1, दिस इज 1। ओके, तो r माइनस 1 इसकी फाइनली रेंज बन जाएगी, r माइनस 1। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर मेथड हो गई r माइनस 1। चेक कर लो, देखो रेंज हमारी r माइनस 1 हो गई और डोमेन क्या था, कहां गया डोमेन, डोमेन डोमेन ये रहा, r माइनस में 3 डोमेन हो गया। अब सर ट्रिक बताओ, बहुत हो गया, अब ट्रिक बता दो, कहां बताएं, चलो यहां बता देते हैं इस तरफ, है ना। तो ट्रिक क्या है, ऐसे समझो, मैंने अच्छा लीनियर अपॉन लीनियर कहां लिखा था वहीं बता देता हूं, है ना, ये यहां लिखा था। अच्छा, ये लीनियर अपॉन लीनियर स्पेस नहीं है, ऑलराइट, तो यहां समझो आप
कि लीनियर अपॉन लीनियर वाली बात जो मैंने वहां पे समझाई थी आपको, ऐसा समझो कि एक फंक्शन है जो ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी करके लिखा हुआ है, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हुआ है। और लीनियर अपॉन लीनियर की अगर आपको रेंज निकालनी है, ठीक है, तो रेंज निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आर लिखा, माइनस लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, डिवाइड का साइन लगाया, न्यूमरेटर में जो x का कोएफिशिएंट है उसको बुला लिया, डिनोमिनेटर में जो x का कोएफिशिएंट है उसको बुला लिया, दैट्स इट। तो फाइनली r माइनस a अपॉन c आपका आंसर हो जाएगा। बस ये हो गया आपका रेंज। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका रेंज। कोई डाउट है इसमें किसी को? आसान। तो इसका मतलब अगर सर समझ में आ गया, अगर आपको रेंज का मतलब समझ में आ गया कि रेंज निकालनी कैसे है, तो ऐसे समझो कि सर एक क्वेश्चन करके बताओ रेंज का, डायरेक्ट रेंज निकालेंगे। तो सपोज एक क्वेश्चन है, सपोज y इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 3x प्लस में 2, लेट्स से ऐसा कुछ है। क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर है? पहले आप चैट बॉक्स में बताओ कि ये लीनियर अपॉन लीनियर है या नहीं है। हाँ सर दिख रहा है, x की डिग्री ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 है, इसका मतलब लीनियर अपॉन लीनियर है। अब इसकी आपको निकालनी है रेंज, तो इसकी रेंज हो जाएगी, डायरेक्ट निकालेंगे अपन, कोई इनवर्स नहीं बनाना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई कॉमन नहीं लेना। तो रेंज हो जाएगी r माइनस न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट कितना बेटा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, माइनस का 1। हाँ जी सर जी। और नीचे कितना है x का कोएफिशिएंट 3, तो आंसर आ गया r माइनस 1 बाय माइनस का 1 बाय, दैट्स इट। है ना आसान? मजा आया? तो ये ट्रिक आप जरूर याद रखें, ये ट्रिक इसलिए सिखा रहा हूं। अच्छा ये भी बता रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रिक से मत करके आ जाना, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं देगा वो, पागल हो जाएगा उसका दिमाग। ये डायरेक्ट आंसर घर से रट के आएगा, आपको लिखना, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे इनवर्स निकाला ना, ये मेथड से लिखना है, ये वाली मेथड से लिखना है। बट आप क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं। सर फिर ट्रिक समझाने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप क्रॉस चेक तो कर ही सकते हैं ना कि हाँ आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। हाँ जी, क्रॉस चेक करने के लिए सिखा रहा हूँ कि आपका आंसर गलत ना आए, बस सही करके आना है हमें। ये इंडिया और बेटी की लड़ाई है, राइट है। अगर ये बात समझ में आ गई तो कितने बच्चों को लगता है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर तो हम देंगे, हम देंगे, हम, आप नहीं देंगे, हम देंगे हम। तो जल्दी से बताओ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कितने लोगों को लगता है कि ये लीनियर अपॉन लीनियर है? लीनियर अपॉन लीनियर, यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये हुआ सर की जो ट्रिक आपने सिखाई है वो लगा देते हैं, बिंदास लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दिख भी रहा होगा आपको, एक स्टेप में आंसर आएगा। r माइनस x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना है 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 दिख रहा है, तो r माइनस 1, 1 बाय 1 मतलब 1। तो ये आपकी फाइनली रेंज होगी। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा सही बैठ जाएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन आपका सही बैठ जाएगा। चेक करो चेक करो चेक करो, यस हो गया ना सी ऑप्शन। बट अगेन आई रिपीट, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ऐसे सॉल्व करके नहीं आएंगे ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से नहीं सॉल्व करना है। तो सर कैसे करना है? फिर इसका इनवर्स बनाना है, इनवर्स बना के सॉल्व करना है। बात समझ में आएगी आपको? बात समझ में आ गई क्या सबको? है ना? तो आप ये मेक श्योर करें कि आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और उन सबको आप फॉलो भी करेंगे, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इस बात का, है ना। मैं भी बहुत कहते हैं ना शाना बनता था, शाना, मुंबई वाली लैंग्वेज शाना बनता था, अरे मेरे को सब आता है। और मैं डायरेक्ट लिख आया एग्जाम में, है ना, लिख आया डायरेक्ट एग्जाम में, तो नंबर भी मेरे को डायरेक्ट मिले। मान लो रेंज का क्वेश्चन 2 नंबर का था तो मेरे को आधा नंबर दिया, क्योंकि आंसर तो सही लिखा ना अल्टीमेटली मैंने, बट कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, वो एग्जामिनर को थोड़ी समझा पाऊंगा मैं। वो तो कॉपी जब चेक कर रहा होगा तो उसको भी समझ में नहीं आएगा कि लिखा कहाँ से, है ना। वो ट्रिक के वीडियो जब देखेगा तो उसको समझ आएगा कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है। राइट है बच्चों, तैयार है सब लोग अगले टाइटल के लिए? ठीक है भाई, अगला टाइटल है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? जितने भी टाइप के फंक्शन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप है आपका वन वन फंक्शन, दूसरा है आपका मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को दूसरी लैंग्वेज में जिसका इसको है ना निक नेम इसका होता है इंजेक्टिव, हालांकि आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिंक भी देता हूँ। मेनी वन फंक्शन का कोई निक नेम नहीं, है ना। तीसरा है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का निक नेम है सर्जेक्टिव, ठीक है, इसका निक नेम है, इधर लिख देते हैं अपन सर्जेक्टिव, राइट है। और एक इनटू, इनटू फंक्शन का भी कोई निक नेम नहीं है। तो दो ऐसे फंक्शन है जिसके निक नेम है, पहला है वन वन और दूसरा है ऑन टू। और वन वन ऑन टू के निक नेम इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन। चले आगे, तो पहला टाइटल क्या कहता है, वन वन फंक्शन क्या कहता है ये बताओ सर। ठीक है, तो वन वन फंक्शन समझो, देखो नाम से पता चल रहा है, वन वन फंक्शन मतलब एक इंसान से कनेक्ट है, ऐसा रिलेशन उठाना है फंक्शन के फॉर्म में जिसमें एक इंसान से कनेक्टेड है, मतलब सिंगल कमिटेड, कोई कहीं एक्सटर्नल अफेयर नहीं, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किसी का, राइट है बच्चों। तो ऐसा रिलेशन अपने आप में फंक्शन बनता है और ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं या वन वन मैपिंग भी कहते हैं इसको। अ फंक्शन f such that from x to y is called one one injective, जैसा मैंने कहा था। if distinct element of x have distinct image in y, मतलब x की इमेज y में अलग अलग हो, ठीक है, ऐसे फंक्शन को वन वन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई x करके सेट है, ये कोई y करके सेट है, इसमें सपोज 3 एलिमेंट है, इसमें सपोज 3 एलिमेंट इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3, इसमें चलो -1 -2 -3 तो 1 2 -2 से कनेक्ट हो गया, 2 -3 से कनेक्ट हो गया और 3 -1 से कनेक्ट हो गया।
तो आप देखो एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, यहाँ कहीं कोई मल्टीपल कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है, राइट है बच्चों। अब वन वन फंक्शन से हम चेक कैसे करेंगे एग्जाम में अगर आ गया तो कि चेक इट इज वन वन और नॉट, तो चेक करने की तीन मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? तीन मेथड होती है, मैं सिखाऊंगा आपको तीनों तीन मेथड। तब तक आप यहाँ पे मैपिंग देख सकते हैं, वन वन फंक्शन की मैपिंग यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा मेनी वन आ गया क्या? अच्छा चलो इसको छोड़ो, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वन वन फंक्शन सर हम चेक कैसे करेंगे। तो तीन मेथड है। पहली एनसीईआरटी मेथड है, इधर समझो ध्यान से, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। पहली मेथड है हमारी, सबसे फर्स्ट मेथड है हमारी एनसीईआरटी मेथड, ठीक है। मेथड है एनसीईआरटी वाली, जो भी आपको y इक्वल टू fx फंक्शन दिया है उसमें ये फंडा लगा दो आप, इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 इट इंप्लाइज x1 बराबर x2, बस ये फंडा अगर आपने लगा दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये वन वन फंक्शन, ये एनसीईआरटी लेवल की मेथड, राइट है। अब सेकंड मेथड समझो। अब सेकंड मेथड जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसी कि हाँ काम चलाओगे कि हाँ अगर आपको बहुत जल्दी में है, आपको मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और आपको ये भी नहीं करना है सर ये f ऑफ x1 समझ भी नहीं आया, छोड़ो, तो आप डायरेक्ट ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या कहती है समझना, इसका नाम है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, तो ग्राफिकल अप्रोच ये कहती है कि अगर आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, से फॉर एग्जांपल एक मैं दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, सपोज एक ग्राफ ऐसा कुछ है और एक ग्राफ सपोज लेट्स से ऐसा कुछ है, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला जैसा है। अब ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, मतलब किसी फंक्शन का आप नेचर चेक कर रहे हैं कि वो वन वन है या नहीं है, तो उस फंक्शन का ग्राफ अगर आप जानते बनाना तो ये मेथड आपके लिए काम की है, अदरवाइज काम की नहीं है। क्योंकि बहुत सारे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन में भी मान लो बॉक्स sin x का ग्राफ दे दिया तो आप कैसे बनाओगे भैया, नहीं बना पाओगे आप। तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके ग्राफ आप बना सकते हैं, y इक्वल टू x स्क्वायर x, है ना, मतलब पैराबोला, इलिप्स, सर्कल एंड सो ऑन, इस तरह के आप जानते बनाना। तो सपोज ये एक अपने आप में क्या है, ये अपने आप में पैराबोला है और ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। अब आपको चेक करना है कि वन वन है या नहीं, तो कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। अब इस लाइन का इस ग्राफ पर जो कटिंग पॉइंट आ रहा है ना, वो देखो आप कितनी जगह पर कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है दो जगह कट कर रहा है। अगर ये दो जगह कट कर रहा है तो ये वन वन नहीं है, फिर ये मेनी वन है। क्या है बेटा? ये मेनी वन है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें, अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करके चली जाए तो समझ जाना कि ये वन वन है, मतलब मेनी वन है, सॉरी। और अगर एक जगह कट करे, सपोज जैसे इस ग्राफ पे एक जगह कट किया, तो इसका मतलब ये वन वन है। तो ये होगी ग्राफिकल अप्रोच, राइट है बच्चों। अब तीसरी मेथड क्या है उसको समझो। थर्ड मेथड क्या है, ऐसे समझो, यहाँ लिख देते हैं थर्ड मेथड, है ना, ऐसा क्या करते हैं भैया। थर्ड मेथड क्या है, जो कि जेई लेवल की मेथड और बहुत आसान मेथड। इसके लिए आपको बस एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे मतलब जानना चाहता हूँ, एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन। अगर आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये मेथड बहुत आसान हो जाती है। तो ये मेथड क्या कहती है इसको समझो। ये मेथड कहती है कि अगर किसी फंक्शन को आपको चेक करना है कि वन वन है या नहीं, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो, f डैश x निकालो। क्या निकालो बेटा? f डैश x। आपने f डैश x निकाला, अगर f डैश x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ जाए या फिर f डैश x आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ जाए, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? वन वन है। ये मेथड होगी। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहली एनसीईआरटी लेवल वाली मेथड ज्यादा यूज करेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में या जेईई के अंदर आपका छोटा सा क्वेश्चन आया जिसका ग्राफ आप जानते हैं, तो आप सेकंड मेथड से जा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। आगे चलें, तो ये वन वन की कहानी थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगला टाइटल है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि यार सेट ए के दो एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेज बन रही है सपोज, है ना, या मल्टीपल इमेज नहीं है तो फिर फंक्शन की डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। ऐसे समझो, है ना, कि सपोज एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये 1 ये 2 ये 3, सपोज ये अल्फा और ये बीटा है। भैया 1 भी अल्फा से कनेक्टेड है और 2 भी अल्फा से कनेक्टेड है, इसका मतलब अब ये अपने आप में क्या है? मेनी टू वन है। मेनी टू वन है मतलब बहुत लोग एक आदमी को पकड़ के रखे, मतलब ऐसे समझो कि क्लास में दो लड़के हैं जिनका दिल एक ही लड़की पे आ गया है, राइट है बच्चों। तो ऐसे समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये मेनी वन फंक्शन, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये मेनी वन फंक्शन को लेकर के एक मैपिंग है बड़ी प्यारी सी, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आप दिख रहा होगा आपको कि 3 और 4 जो है वो अपने आप में सी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है बेटा? सी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या है? मेनी वन फंक्शन हो गया, राइट है। अच्छा, ये हाउ टू चेक वन वन, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी ये सब कुछ है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। इस स्लाइड को आप देख लेना, हालांकि मैंने आपको बता दिया है लिख करके मेथड कि कैसे चेक करेंगे। ये वन वन चेक करने की ये सब कुछ मेंशन है बेटा। देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक जगह कट किया तो वन वन, एक से ज्यादा जगह कट किया तो, है ना, मेनी वन ऐसे। अब क्वेश्चन करते हैं, है ना, अभी कुछ टाइटल अभी बाकी है, ऑन टू इनटू, उस पर बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन तो करें वन वन और मेनी वन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो पहला क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये वन वन है या नहीं है। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, इसको y मान लेते हैं। अच्छा चलो एक एफ ही लिखा रहने देते हैं। तो एफ आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 माइनस में कितना 4x। अब ये वन वन है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको एनसीईआरटी वाली मेथड लगानी है। इफ पहले लिखेंगे इसको f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इट इंप्लाइज x1 बराबर x2, ये लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, ये जो fx दिया हुआ है इसमें x की जगह x1 डालो, ये हो जाएगा 3 माइनस में कितना 4x1,
और x की जगह x2 डालो तो जाएगा 3 माइनस में 4x2 और दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दिया। जैसे बराबर करोगे इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा, पड़ोसी थोड़ी करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, माइनस अगली स्टेप में माइनस का 4x1 बराबर माइनस का 4x2 दिख रहा होगा, माइनस 4 से माइनस 4 भी कैंसिल, तो इट इंप्लाइज आपको दिख गया होगा यहाँ से कि x1 बराबर x2 आ गया सर जी। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है, दैट्स इट। फंक्शन हो जाएगा 1 1, लिखा हुआ है आंसर में, यस 1 1 है। अगला क्वेश्चन, अब देखो एक और मेथड जो हमारी थी उसको समझो आप, चलो उस मेथड से भी सिखा देता हूँ, जो ग्राफिकल मेथड थी उससे भी सीखो आप, ठीक है, तीनों मेथड से सिखा देते हैं। चलो अब इसका ग्राफ कितने बच्चों को बनाना आता है, y = 3 - 4x करके, देखो ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब इसका ग्राफ कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसा कुछ बनेगा, इंडेक्स से ऐसा कुछ बना, जस्ट सपोज आप ध्यान से समझो, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, कितनी जगह कट करेगा बेटा, एक ही जगह पर कट करेगा, ओनली वन कट, अगर एक कट है इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 है। ये मेथड नंबर 2 हो गई। चलो ऊपर वाली मेथड नंबर 1 थी तो उसको भी मेंशन कर देते हैं, दिस इज मेथड नंबर 1, राइट है बच्चों, 1 1 1 कहां गया, यस मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 3 समझो, इधर लिख देते हैं मेथड नंबर 3 क्या कहता है, सर आपने कहा था डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करो भैया, fx का f(x), 3 का 0 और -4x का -4। कितने बच्चों को लगता है कि -4 अपने आप में स्ट्रिक्टली नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब f(x) लेस देन 0 आ गया, मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है, दैट्स इट। ये 1 1 चेक करने के तरीके हो गए। अब अगला टाइटल है ऑन टू, हाँ, और सर मेनी वन चेक करने का तरीका क्या, भैया 1 1 चेक करने का तरीका सीख लो, मेनी वन अपने आप हो जाएगा, राइट है बच्चों। कैसे हो जाएगा सर अपने आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन ही होगा, और कोई चारा थोड़ी उसके पास जाने के पास, राइट है, ऑल राइट। चलो आगे चलें। अब ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो मैं आपको पहले शुद्ध देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर बाकी ये जितनी भी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये आप पढ़ लेना, समझ लेना। ऑन टू का मतलब होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ये ऑन टू का मतलब होता है कि अगर कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, a function is said to be onto if every element of y is the image of some element of x, मतलब y के हर एलिमेंट, सेट y का हर एलिमेंट कनेक्टेड हो गया, मतलब पूरा का पूरा कोडोमेन आपका यूज हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑनटू फंक्शन है, दैट्स इट। और अगर इनटू चेक करना है, यहाँ पे मैपिंग के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब सपोज आपको इनटू चेक करना है कि इनटू फंक्शन कैसे चेक करेंगे सर, तो भैया ऑनटू चेक करो, अगर ऑनटू नहीं हुआ तो इनटू होगा और फिर रास्ता नहीं है। मतलब मैपिंग से समझाता हूँ कि अगर y सेट का कोई एलिमेंट खाली रही है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे सर जी a वाला जो एलिमेंट है ना वो खाली है, b सेट का a एलिमेंट खाली है, उसकी कोई इमेज नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, इनटू फंक्शन। तो राइट है, समझ में आया आपको, है ना। अब ऑनटू कैसे चेक करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज फाइंड करेंगे इफ, अच्छा कहाँ चला गया, ओके ओके ये आ गया, इफ फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ऑन टू फंक्शन है, राइट है बच्चों। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, ये स्टैंडर्ड तरीके से है और मैं देसी तरीके से समझा रहा हूँ कि आप समझ पाए। कोई डाउट इसमें किसी को, आगे चले। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, है ना, थ्योरी तो चलती रहेगी, ऑल राइट। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझो। अच्छा क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो ऑन टू चेक करना है, ध्यान से समझो, ऑन टू अगर चेक करना है तो सबसे पहले अपनी नजर इस पर होनी चाहिए कि एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। सर इस पर क्यों होनी चाहिए भैया, कोडोमेन तो यहीं से पकड़ोगे ना, इन दोनों में कौन सा कोडोमेन है जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन इन दोनों में से कोडोमेन है, पहला वाला या दूसरा वाला है, तो दोनों ही यार, है ना बेटा, आंसर है ये दूसरा वाला, दिस इज योर कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका क्या है, ऑल रियल नंबर, पूरा रियल नंबर खुला है इसके लिए, ऑलराइट। अब जो फंक्शन हमें दिया है fx इक्वल टू कितना, 3 माइनस का 4x, तो इसकी अब निकालनी है आपको रेंज। तो इसकी रेंज निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसका इनवर्स बना लो, चलो इनवर्स बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x, 4x इधर आया तो जाएगा 3 माइनस y, तो यहाँ से अल्टीमेटली y कितना जाएगा बेटा आपका, y नहीं x कितना जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा आपका, देखो जल्दी से, यहाँ से x आ जाएगा 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 4, और इसका जो इनवर्स बनेगा f इनवर्स वो बनेगा 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर फंक्शन है, और इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन अपने आप में क्या है, ऑल रियल नंबर। वही ऊपर वाले फंक्शन की क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो रेंज क्या आ जाएगी बेटा, रेंज आ गई आपका ऑल रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन आपस में यहाँ पे दिख रहे हैं बराबर, तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज आपस में कैसे बराबर है ना, क्योंकि कोडोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, इसका मतलब हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, राइट बच्चों। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये एक ऑन टू फंक्शन। अब सेकंड मेथड क्या है सर, सेकंड मेथड भी बताओ ऑन टू चेक करने की। सेकंड मेथड सिंपल सी है कि आप इसका ग्राफ बना लो,
ये जो 3 माइनस 4x है ना, इसका ग्राफ बना लो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सपोज ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन बनी तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा का पूरा ग्राफ कवर्ड है आपका। देखो यहाँ इसका मतलब y में रेंज आपका पूरा, अच्छा ये कहाँ चला गया, इसका मतलब y में आपका पूरा रेंज बन गया, राइट बच्चों। अच्छा ये बार बार अदृश्य हो रहा है, ये जादू वाली बात है, समझ गए क्या, है ना। चलो भाई, तो समझ गए सब लोग कैसे चेक करते हैं ऑन टू, फंक्शन ऑन टू। अच्छा एक और बात आपको बतानी रह गई, बहुत सारी चीजें निकल निकल के आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका मतलब बाइजेक्टिव, राइट बच्चों। ओके आगे चले, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझो। अगला है टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1, इसको इंजेक्टिव कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। इंजेक्टिव का मतलब एक आदमी से कनेक्टेड है, कोई एक्स्ट्रा उसका अफेयर नहीं है बाहर, है ना, इंजेक्टिविटी, है ना, इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, ये मैपिंग के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग। अगला है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब रेंज जो है वो आपकी कोडोमेन के बराबर हो जाए, अगर ऐसा कोई सिनारियो है तो ऑन टू है। और ऑन टू को हम कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब सब्जेक्टिविटी, राइट। और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू फंक्शन। अगला है कि 1 1 और ऑन टू दोनों मिल जाए। देखो मैंने आपको जैसा समझाया सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों मिल गए, एक फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है। और आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी अगले चैप्टर में, जो आईटीएफ का लेक्चर मेरा बना हुआ है, वहां पे मैं स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ, शुरू के 5 मिनट के अंदर ही मैंने कहा है कि फंक्शन इनवर्स कब बनेगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का एफ इनवर्स पॉसिबल होगा उस केस में, राइट बच्चों। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन का ऑन टू और 1 1 दोनों होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, और बाइजेक्टिव हो जाएगा तो फंक्शन का हमें इनवर्स मिल जाएगा, राइट है। क्वेश्चन पे चले अब आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। अब ये नाम से बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर जैसे तैसे तो 1 1 ऑन टू याद हुआ और ऊपर से इंजेक्टिव सब्जेक्टिव आ गया और बाइजेक्टिव भी आ गया, ऐसे कैसे हमें याद रहेगा भैया, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव राइमिंग में याद कर लो, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू दोनों मिला के, है ना। चले भाई आगे, तो भाई सबसे पहले अगर 1 1 ऑन टू चेक करना है तो इस पे नजर दौड़ाओ कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है। तो फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, मतलब डोमेन की नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब फंक्शन हमें क्या दिया है, फंक्शन हमें दिया है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया है। तो पहले हम 1 1 चेक करते हैं, मतलब इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो अगर 1 2 1 चेक करना है तो वही सेम कहानी की f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डायरेक्ट x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 दैट इज f ऑफ x1, और f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस में x2 प्लस में 1। बस इसको आप कैलकुलेट करना है, जल्दी से चेक करो, और आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी बताओ, चेक करके बताओ बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से चेक करो, कैलकुलेशन बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, है ना। देखो मेरे ख्याल से 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर सबको एक तरफ ले लेना लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस में x2 स्क्वायर प्लस में x1 माइनस में x2 बराबर कितना 0। अब इस पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये होता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू x1 माइनस x2 इन सेकंड ब्रैकेट, राइट। और प्लस में x1 माइनस x2 तो आपका चल ही रहा था और इक्वल टू 0। पूरे में से x1 माइनस x2 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, अच्छा ये x1 प्लस यहाँ पे ना, ये अंदर बचेगा x1 प्लस x2 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपको मिल रहा है x1 बराबर x2, सेकंड ब्रैकेट गया बाहर में, फर्स्ट ब्रैकेट से मिली f ऑफ x1 मतलब x1 बराबर x2। आप लेके क्या चले थे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चले थे। इसका मतलब फंक्शन यहाँ से क्या हो गया कि भाई इंजेक्टिव तो हो ही गया, 1 1 तो हो ही गया। अब 1 2 चेक करते हैं, 1 2 चेक करें। अच्छा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन डिफाइंड है, मतलब नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बेटा आपका, जीरो नहीं, कौन है ये जीरो, कौन लिख रहा है यार, कौन मुझसे जीरो लिखवा रहा है, जीरो से नहीं, मैं 1 से शुरू होगा। अब जो फंक्शन आपको दिया है वो दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। अब जरा इसमें पहली इनपुट वैल्यू डालो दैट इज 1, इसके अंदर पुट करो, तो 1 जब पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। फिर ऐसे 2 रखोगे तो 2 रखने पर y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, ये x बराबर 1 रखने पर आया, ऐसे x बराबर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 और एक 7 7 आ जाएगा। इसका मतलब एंड सो ये चलता जाएगा, इसका मतलब जो रेंज आएगी या जो y की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर या 3 से बड़ी आएगी, हमेशा चेक कर लो आप। इसका मतलब ये हुआ सर कि रेंज तो 3 से बराबर 3 से बड़ी है, बट हमारा कोडोमेन जो है वो तो पूरा नेचुरल नंबर था, है ना, और रेंज जो आपकी जा रही है वो 3 से बड़ी जा रही है, 3 के बराबर 3 से बड़ी। तो ऑब्वियसली यार 1 2 और 1 2 के बीच के नंबर कहां गए, मतलब नेचुरल नंबर के 1 और 2 वाले नंबर कहां चले गए, तो दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, राइट बच्चों। चेक करना था तो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा।
है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हेंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू दिख गया सबको, और 1 1 तो खैर सबको दिख ही गया था। राइट बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, आगे चलें। भैया जी बोल दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है, आगे जा सकते हैं। राइट बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। कितने बच्चों को सिग्नम फंक्शन का आइडिया है? जिनको नहीं है मैं बता देता हूँ। सिग्नम फंक्शन अपने आप में कुछ ऐसा होता है, इधर देखो इस तरफ लिख देता हूँ। सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं SGN ऑफ x, राइट है, और ये ऐसे डिफाइन होता है mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। और इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ से भी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। 0 पर ये 0 होता है, 0 से बड़े के लिए कुछ ऐसे चलता है, 0 से छोटे के लिए ऐसे चलता है, ये -1 होता है, ये 1 होता है और ये 0 होता है। तो आप देख सकते हैं रेंज में इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, और डोमेन इसका आ रहा है पूरा रियल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, शो दैट द सिग्नम फंक्शन गिवन बाय फलाना फलाना फलाना, जो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है ना आपका, x की वैल्यू 0 से बड़ी होने पर 1 दिख रहा होगा आपको। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर, इसको हटा दिया मैंने, अब इधर समझो दोबारा से। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो y इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू 0 है तो 0 है, और 0 से छोटी होने पर y इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हैं, चेक करो कि ये नाइदर 1 1 नॉर 1, मतलब शो करना है, हालांकि तो दिख रहा है कि 1 1 तो नहीं है, क्योंकि देखो 1 x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो आपने x को 1 रखा तो भी y 1 आ रहा है। अब x से बड़ी वैल्यू आपकी 2 भी होती है तब भी y 1 आएगा, x की तमाम 0 से बड़ी वैल्यू के लिए y 1 आने वाला है, एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ रहा है कि आगे तो मेनी वन फंक्शन जा रहा है, मेनी वन फंक्शन हो गया। क्लियर। अब इसकी रेंज की बात करें तो देखो, क्वेश्चन में मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि यहां जरूर नजर दौड़ा के रखो कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है। यहां समझ में आ रहा है कि कोडोमेन तो है जो है फंक्शन का, वो ऑल रियल नंबर है। बट अगर रेंज की बात करें तो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि यार रेंज तो इसकी -1, 0 और 1 तीन ही एलिमेंट रख रही है। रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट है भैया, 3 एलिमेंट और रियल नंबर, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब ऑन टू भी नहीं हुआ, तो 1 1 भी नहीं हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव इट इज नॉट 1 1 एंड ओनली, दैट्स इट। तो डाउट इसमें किसी को? सारी थ्योरी यहाँ पर मेंशन है इस क्वेश्चन की। सर एग्जामिनेशन में हम कैसे लिखेंगे, या आप जो आलतू फालतू तरीके से लिख रहे हैं ऐसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जैसे सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो मैं बच्चे को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सारी चीजें आप ग्राफ से पहले समझाएं उसको। जैसे मैंने इस तरफ लिखा है कि सिग्नम फंक्शन ऐसा होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं, फिर ग्राफ ऐसा बनता है, फिर ग्राफ के थ्रू आपको भी समझ में आएगा कि हाँ यार ये फंक्शन 1 1 और 2 दोनों है। राइट है बच्चों, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को काफी नॉलेज है इस चीज का, कि यार बच्चा पूरा लिख करके जा रहा है, मतलब उसको काफी कुछ पता है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, सब कुछ। राइट है बच्चों, तो एग्जामिनेशन में आप पूरा लिख करके आए ताकि आपको नंबर कहीं से भी कटने की गुंजाइश ना हो। राइट है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लेट a is equal to r minus 3, b is equal to r minus 1, कंसीडर द फंक्शन जो डिफाइन है a से b में। a से b में फंक्शन डिफाइन है, ध्यान से समझो। ऐसे समझो कि एक फंक्शन है, उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, सब कुछ हमें दिया है। फंक्शन सिंस a से b में डिफाइंड है, तो हमें पता है कि डोमेन जो है वो a होने वाला है, और a अपने आप में क्या है, a अपने आप में r minus 3 है, तो ये डोमेन हो गया। अब कोडोमेन क्या है बेटा? कोडोमेन आपका b है, और b कितना दे रखा है उसने? उसने दे रखा है r minus 1। अब हमें एक फंक्शन भी दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है fx is equal to x minus 2 अपॉन x minus में 3। चेक करो कि ये बाइजेक्टिव है ना? क्या ये बाइजेक्टिव है? बाइजेक्टिव का मतलब क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों है ना? ऐसे चेक करना है, क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों है? तो पहले 1 1 चेक करते हैं, आ जाओ भैया। ओके 1 1 चेक करना है, ठीक है भाई। तो 1 1 चेक करने के लिए वही सेम कहानी एनसीईआरटी वाली कि भाई x1 f of x1 बराबर f of x2, इट इंप्लाइज x1 बराबर x2। तो f of x1 कितना है बेटा आपका? चेक करो जल्दी से, f of x1 कितना है? देखो इधर f of x1 हो जाएगा आपका, हो जाएगा x1 माइनस में 2, बैठ जाता हूं ताकि आपको दिखे, अपॉन x1 माइनस में 3 इज इक्वल टू x2 माइनस में 2 अपॉन x2 माइनस में 3। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि x1 बराबर x2 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा x1 माइनस में 2 इनटू में x2 माइनस में 3 इज इक्वल टू x2 माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 इनटू x1 x2 माइनस में 3x1 माइनस में 2x2 और प्लस का 6 इज इक्वल टू ये जाएगा x1 x2 माइनस में 3x2 माइनस में 2x1 प्लस में 6। अब बड़े काटा काटी कर दो, 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, और 2x1 माइनस का उस तरफ गया तो माइनस का x1 हो जाएगा भैया, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 हो गया, माइनस का x1 माइनस का 3x2 इधर है ही, और ये 2x2 इधर चला गया तो माइनस का x हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमें मिल गया फाइनली यहाँ से इट इंप्लाइज x1 बराबर x2। तो इसका मतलब 1 1 तो हो गया।
1 1 हो गया। अब इसकी हम निकालेंगे ऑन टू वाली बात। ऑन टू वाली बात कैसे चेक करते हैं भैया, कोडोमेन और रेंज अगर बराबर आएगा तो ऑन टू हो गया। क्लियर है सबको? तो देखो जल्दी से देखेंगे सब लोग। इसकी रेंज अब मैं थोड़ा डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। कोडोमेन कितना है, कितने लोगों को लगता है कोडोमेन सर हमें दिया हुआ है R-1 दिया है, क्योंकि कोडोमेन अपने आप में क्या है, P है, राइट है। अब इसकी रेंज निकालने जा रहे हैं, तो कितने बच्चों को अभी भी याद है वो ट्रिक कि सर लीनियर अपॉन लीनियर की जो रेंज होती है वो बहुत ही आसान होती है, बिना कोई परेशानी के निकल जाएगी। R माइनस एक्स का कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, तो R-1/1 दैट इज R-1 हो गया। कितने बच्चों को समझ में आता है कि सर ये और ये बातें तो दोनों बराबर है। R-1 कोडोमेन है और R-1 रेंज भी है, इसका मतलब सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, हेंस इट इज ऑन टू आल्सो। और अगर ये ऑन टू है तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी है ना। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, हेंस या देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव। ऐसा आपको लिख करके आना है, ये लाइनों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन में, राइट बच्चों। ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे आप, क्या सर्च करेंगे, वेदांतु जे मेडिसिन। वहां पे आपको जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और लाइक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैंने आपसे कहा ही था, प्रॉमिस किया था, मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बाकी के सेशन आप देखेंगे, आईटीएफ का देखें या 12th में भी और भी आगे आने वाले चैप्टर्स में लेके आऊंगा पूरा आपका। आप हालांकि आप यहाँ पे मैं आपको फ्रीडम ये भी देना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला हुआ है। आप वहाँ पे जाएं, कमेंट करें कि सर हमें ये पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट चाहिए या डिटेल चाहिए लेक्चर वाइज, तो हम उस पर बना देंगे। क्योंकि जब सबसे ज्यादा, अच्छा ये भी समझो कि जिस ऐसे लिखने का तो 10 बच्चा 10 चीजें लिख सकता है कि सर ये चैप्टर, तो हम सब पे तो एक साथ बना नहीं सकते। अगला लेक्चर कौन सा होगा उसके लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, जिस पर सबसे ज्यादा लाइक सबसे ज्यादा वोट्स होंगे उसी को हम बना के लेके आएंगे, राइट है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम f सच दैट माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन -1 से 0, अच्छा ये ओपन ब्रैकेट है ना, इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब मॉड्यूलस की बात है बेटा, यहाँ पे वेयर x इज माइनस इंफिनिटी से 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बगल में लिखी है कि x इज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। कितने लोगों को लगता है कि इसका मतलब x कैसा है, इसका मतलब x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो इसको पहले ही डिफाइन कर लो, आप fx को पहले ही डिफाइन कर लो, ये जाएगा x अपॉन 1 माइनस x। क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस कैसा खुलेगा, मॉड्यूलस नेगेटिव x के साथ खुलेगा, राइट बच्चों। तो शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2 बोथ। भाई सेम कहानी 1 1 चेक करने की, कैसे चेक करेंगे 1 1, f of x1 बराबर f of x2 करेंगे, तो ये जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। माइनस का x1 x2 कैंसिल, तो इट इंप्लाइज यहाँ से x1 बराबर x2 आ गया, मतलब हेंस इट इज 1 1। तो 1 1 तो हो गया बेटा। अब ये 1 1 हो गया, अब 1 2 चेक करना है, तो 1 2 चेक करने के लिए इसकी निकाल लेते हैं हम रेंज। देखो इधर ध्यान से समझो, रेंज कैसे निकालेंगे इसकी। तो फंक्शन हमारा क्या बना था डिफाइन करने के बाद, मॉड्यूलस को जब हमने डिफाइन किया तो फंक्शन बना था हमारा x अपॉन 1 माइनस x। कितने लोगों को लगता है कि इसकी रेंज जो आएगी सर वो लीनियर अपॉन लीनियर वाला कौन से, तो r माइनस x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में और x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, तो जाएगा r माइनस कितना 1। और ध्यान से देखो आप, कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन दिया है -1 से 0। अच्छा -1 से 0 दिया है, ओके, मतलब 0 को छोड़ दिया। ऐसे एक बार कोडोमेन जरा इसका चेक करते हैं, एरर तो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कोडोमेन कहाँ चला गया अपना, अच्छा जी, देयर एग्जिस्ट माइनस इंफिनिटी से 0, ओके, सच दैट दिस, ऑलराइट। तो कोडोमेन तो बेटा सही है ना, r-1 मतलब पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ओके। यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है बेटा, है ना, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट है। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोडोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, देन फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट है। अब ये हो गए हमारे डोमेन रेंज के क्वेश्चन, 1 1 1 2 के क्वेश्चन, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सब्जेक्टिव हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा चेंज करते हैं। अभी केस स्टडी भी आएगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझो, क्वेश्चन कहता है, असर्शन कहता है द फंक्शन इफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। फंक्शन कहां से कहां में डिफाइंड बेटा, रियल नंबर से रियल नंबर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू, फंक्शन हमें दिया है बॉक्स ऑफ x प्लस में x। कितने बच्चों को पता है कि बॉक्स ऑफ x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जिनको नहीं पता है वो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले रिवाइज कर लें, 11th में बहुत बढ़िया अच्छे से समझाया जाता है।
राइट है। इज 1 1 वेयर एक्स बॉक्सेस इज दिस, ओके, हमें ये बताना है कि ये 1 1 है। ऑलराइट, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे सपोज पूरा रियल नंबर ओपन है, आपने सपोज एक्स की वैल्यू 1 उठाई, 1 उठाने पर y कितना आएगा, तो बेटा देखो यहाँ पर ये y भी हो गया आपका, तो y इक्वल टू बॉक्स 1 प्लस 1, बॉक्स 1 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, तो मतलब y की वैल्यू 2 आ गई। अब सपोज आपने 1.1 उठाया x की वैल्यू, तो y कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.1 का बॉक्स दैट इज 1, 1 प्लस 1.1, ये बगल में 1.1 यहाँ भी रखेंगे ना, तो जाएगा कितना 2.1। मतलब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलते चलोगे y की वैल्यू आपकी अलग ही आने वाली है। मतलब ऐसा है कि एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिल रही है, कोई मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर नहीं है। आप ऐसे और एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कि इट इज 1 1, राइट बच्चों, 1 1 दिख गया सबको, है ना। सर आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में अगर आ गया तो एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो एसर्शन रीजन पर बेस्ड है ना, यहाँ पे आपको टिक करना है एबीसीडी में से कौन सा आंसर है, राइट है, चेक करना है यहाँ पे तो खाली। अब रीजन क्या कहता है, रीजन तो हमने पढ़ा नहीं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रीजन। रीजन कहता है अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू इफ ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। अच्छा 1 1 एंड ऑन टू, अच्छा ऑन टू भी मिक्स कर दिया क्या उन्होंने यहाँ पे, ओके 1 1 के लिए तो बिल्कुल सही है, तो रीजन तो करेक्ट है और असर्शन भी मेरे ख्याल से करेक्ट ही आ रहा है। क्या ये उसका एक्सप्लेनेशन है, हाँ एक्सप्लेनेशन है भाई, तभी तो 1 1 बन रहा है ना, हम इस पर्टिकुलर रीजन वाली थ्योरी को ही तो फॉलो करके असर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट है बच्चों। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है यहाँ पे एक्स के प्लेस पर जो आप ले सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, सबको क्लियर है यहाँ तक की बात, राइट है ना। और भी एग्जांपल है, आप मैपिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज लिखने के लिए आया तो लिखने के लिए आप मैपिंग भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना कि फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है फंक्शन का y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस में x, ठीक है भाई। अब ये हमने मैपिंग बनाई, रियल नंबर से रियल नंबर में चलना है, यहाँ आपके माइनस इंफिनिटी से लेकर के बहुत सारे नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरा इंफिनिटी ओपन है, यहाँ भी माइनस इंफिनिटी से पूरा इंफिनिटी ओपन है। 1 रखने पर कितना आ रहा था, 1 रखने पर 2 आ रहा था, यहाँ पे 2 से कनेक्ट हो गया। 1.1 रखा तो सपोज ये 2.2 समथिंग कुछ आ रहा था, तो एक आदमी से कनेक्टेड था, हेंस इट इज 1 1। मैपिंग से भी दिखा सकते हैं, हालांकि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में दिखाना नहीं होता है, आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है, राइट है बच्चों। आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक की कहानी सबको, ओके तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो अब दिल थाम के बैठिए, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको किसी दूसरे सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं, और जितना कुछ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना इस चैप्टर में, उतना ही अगर आप कर गए एग्जामिनेशन में तो आपके गारंटेड 8 नंबर पक्के हैं रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ से मिला के, राइट है। आईटीएफ में ऑलरेडी लेक्चर बन चुका है, उसको जाके जरूर देखें और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राज विजिटेड द एग्जीबिशन अलोंग विद हर फैमिली, ओके। अच्छा राज जो है लड़की है, यार ये तो राज की बात निकल गई है ना, यहाँ पे ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, जितना हालांकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ लेकिन मेरे ख्याल से ही आना चाहिए। राज जो है राज नंदिनी हो सकता था, ओके होता है प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन में आगे कहा है द एग्जीबिशन हैड ए ह्यूज स्विंग, ओके मतलब आप मेले में कभी गए होंगे तो आपने वो नाव वाला झूला झूला होगा ना, ऐसा करके चलता है नाव वाला झूला, ओके ऑलराइट। विथ which attached many children, Raj found that the swing crashed the path of parabola, okay उसने ये फॉलो मतलब उसने ये ऑब्जर्व किया। अच्छा देखो कितना पढ़ाकू लड़का है, मेले में घूमने गया है फिर भी वहां पे जो है पेराबोला का कॉन्सेप्ट सोच रहा है कि यार ये जो नाव वाला झूला झूल रहा है ना, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक पेराबोला शेप में चल रहा है ना, जैसे आपने ये हालांकि ये सिर्फ पेंडुलम शेप बनता है, जैसे आप बचपन में देखा होगा आपने, ऐसी घड़ियां भी आती थी तो पेंडुलम ऐसा चलता था ना उसमें, है ना, इस कोने से उस कोने तक, तो इस तरीके से उसका जो है नाव चल रहा है, राइट बच्चों। अच्छा ये गायब हो जाता है, ये मुझे आज पता चला, ऑलराइट ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके बिहाफ पे हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर fx बराबर x स्क्वायर इज, x स्क्वायर क्या होगा, देखो पहले तो जितने बच्चे हैं सबको एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपने आप में माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है, इस तरीके से बनता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये यहाँ पे आपका वर्टेक्स हो जाएगा 0 पर, ऑलराइट। अब वो कहता है कि ये फंक्शन कैसा है, पहला ऑप्शन कहता है नाइदर 1 1 और ऑन टू 1 1 और बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 और ऑन टू को लेकर के बाइजेक्टिव में कमेंट करना है, ओके। कितने बच्चों को लगता है कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर तो ये एक जगह नहीं 2 जगह कट करता है। मैंने कहा था ना आपको ग्राफिकल मेथड आपकी बहुत शॉर्ट कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी, है ना, और आपको आंसर ही तो लिखना है, वहां पे एबीसीडी के फॉर्म में तो आंसर लिखना है, आपको पूरा थोड़ी सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ अगर ये 2 जगह कट कर रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दिए गए फंक्शन को, तो इसका मतलब ये मिनिमम है, कैसा बेटा मिनिमम, और मिनिमम है तो 1 1 तो खत्म हो गया, 1 1 खत्म हो गया तो बाइजेक्टिव भी खत्म हो गया। अच्छा ये 1 1 यहाँ पर है ना, अब ऑन टू चेक करते हैं जरा, है ना, ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू
देखो कोडोमेन कितना दिया है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कोडोमेन कितना दिया है, इधर समझो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज योर रिक्वायर्ड कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन हमें दिया है और रियल नंबर। अब रेंज की अगर बात करें तो ग्राफ ध्यान से देखो बेटा, इस ग्राफ में ये फंक्शन y में कहां से कहां तक फैला हुआ है, इधर देखो ये y में कहां से कहां तक फैला हुआ है, देखो ध्यान से, जीरो से ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है पूरा। तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज कितना हो गया यहाँ पे आपका, रेंज हो गया आपका जीरो से इंफिनिटी, जीरो को मतलब क्लोज लेना है, इंफिनिटी को ओपन लेना है। बट क्या आर और जीरो से इंफिनिटी आपस में इक्वल होते हैं? मेरे ख्याल से तो इंफिनिटी और जीरो से इंफिनिटी और आर आपस में इक्वल नहीं होते। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, राइट है। तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ। और अगर ऑन टू नहीं हुआ तो देखो ध्यान से ये ऑप्शन ए की तरफ चले जाएंगे हम लोग, जहां पे लिखा हुआ है कि नीदर वन वन होगा, राइट है बच्चों। देखो चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब इसी के बिहाफ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी में सेम केस बेस्ड स्टडी में अगला क्वेश्चन कहता है लेट एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात समझना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डेफिनेशन है फंक्शन की, और फंक्शन तो लेकिन सेम है, ये झूले का शेप थोड़ी बदल जाएगा। अब समझो आप, है ना, ऐसे समझो। देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। अब ऐसे समझना कि भाई आपने x की जगह सपोज 1 डाला, अब 1 1 चेक करने जा रहे हैं अपन, ध्यान से समझना। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है यहाँ पे, है ना। तो सपोज नेचुरल नंबर आपके कहां से शुरू होते हैं, 1 से। अब मैं 0 से नहीं लिखूंगा, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो, राइट है। अब दिए गए फंक्शन में सपोज आपने x की जगह पर 1 डाला, तो 1 डालने पर y कितना जाएगा, y भी 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है। अब x की जगह पर आप 2 डालो, तो 2 डालने पर y कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। और 1 4 अपने आप में देखो रेंज जो है वो अपने आप में नेचुरल नंबर से चलना शुरू हो गई। x की जगह 3 डाला तो y कितना जाएगा, y आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब आप देखो एक इंसान से कनेक्टेड, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये 1 1 हो जाएगा। इस बार ये 1 1 हो गया। अब इस बार हम ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस समय रियल नंबर से रियल नंबर में काम कर रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से। रियल नंबर से रियल नंबर में स्टोरी चल रही थी, दैट्स व्हाई वहां पर मामला अलग, अब मामला अलग है, राइट है बच्चों। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे सर, देखो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपका कोडोमेन है ना, कोडोमेन जो है आपका पूरा नेचुरल नंबर है। बट अब ध्यान से देखो रेंज की शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से हो रही है। 1 के बाद 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, देखो आप किसी का होल स्क्वायर चल रहा है नंबर का। अच्छा 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, नेचुरल नंबर तो है, बट 2 और 3 कहां चला गया इसमें, वो मिसिंग है। अगर 2 और 3 मिसिंग है तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है आपकी बात, राइट है। तो 1 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही चेक करके बता दिया, क्योंकि बाइजेक्टिविटी के लिए दोनों चेक करना बहुत जरूरी है, राइट है। आगे चलें, ठीक है भाई। इसी में अगला, अब देखो अब इंटीजर से इंटीजर में कहानी चल रही है। अब की बार मामला इंटीजर से इंटीजर में है, तो z से z में फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन लेकिन सेम है। अब हमारे इंटीजर वाले सेट में अगर हम देखें तो माइनस इंफिनिटी से चले -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप ऐसे सोचो, सपोज एक इंटीजर में नेगेटिव ले रहा हूँ, सपोज 1 ले लिया, और एक इंटीजर में पॉजिटिव ले रहा हूँ, है ना, -1 और 1 ले लिया। अब 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 रखने पर y 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है। और ऐसे ही माइनस का 1 रखा, -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। तो अब मैं मैपिंग से समझाता हूँ, देखो ऐसे समझो कि ये आपका z से z में डिफाइन है, ठीक है। आपने ये चल रहा था आपका, ये -1 ये 0 ये 1 एंड सो ऑन, है ना, और इधर कहीं पे 1 है, और ये सब सारी चीज चल रही है। आपने माइनस का 1 रखा तो भी 1 आया, आपने प्लस का 1 रखा तो भी 1 आया। तो कितने बच्चों को लगता है कि सर ये 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 है, राइट है। तो ये मेनी 1 हो गया। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो देखो पहले तो कोडोमेन समझो, कोडोमेन कितना दिया है, कोडोमेन आपको दिया है पूरा z मतलब पूरा इंटीजर आपके लिए ओपन है। बट अगर ध्यान से देखो रेंज की बात करें, तो रेंज में आपके आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर, वो भी पॉजिटिव में, इधर समझो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर प्लस हो गया, तो ऑन टू हुआ नहीं, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया भाई हमारा, ये मेनी 1 है और ये इनटू है। इसका मतलब जो ऑप्शन है उसमें इंजेक्टिव मतलब 1 1, तो ये तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्टिव मतलब 1 2, ये भी गलत हो जाएगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू दोनों है, तो और भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, जहाँ पे ना 1 1 आ रहा है ना ही ऑन टू आ रहा है, राइट है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब नेक्स्ट समझो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन का डोमेन अब की बार बहुत अलग दे दिया, नेचुरल नंबर दे दिया, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, और कोडोमेन 1 4 9 एंड सो ऑन दे दिया, और फंक्शन अभी भी वही है, y इक्वल टू x स्क्वायर। तो जैसा हम वहां पे फील कर रहे थे कि भाई 1 रखने पर 1 आ रहा था, 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर 9 आ रहा था। तो क्या लगता है आपको कि भाई 1 1 से मैच हो रहा है, 2 4 से मैच हो रहा है, 3 9 से मैच हो रहा है, ऐसे 4 16 से मैच हो जाएगा। मतलब
यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, बात नंबर एक। बात नंबर दो ये कि कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज बन रहा है। इसका मतलब अब की बार फंक्शन यहाँ पर बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फंक्शन वन वन भी दिख रहा है प्लस फंक्शन ऑन टू भी दिख रहा है, और अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? पकड़ना है सबको? ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक सब कुछ? ऑलराइट, अब देखो जल्दी से, अब अगला टाइटल क्या है हमारा? अगला टाइटल है ही नहीं कुछ, अगला टाइटल बस इतना सा है कि ये जो है हमारा, मैं जैसा आपको बार बार कह रहा था कि सर हम पीडीएफ कहाँ से एक्सेस करेंगे, तो यहाँ जाना है आपको, वेदांतु मैथ जेई मेडिजी सर्च कर लेना है टेलीग्राम पे जाके, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, राइट है। और पीडीएफ अगर मिलेगी तो आपके लिए इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा कि कहाँ सर्च करोगे आप क्वेश्चन को अदरवाइज। ठीक है, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देन फिर अगेन आई रिपीट, रिक्वेस्ट है आप सबके साथ कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर यहाँ पे आता है उसको प्रेस कर दीजिए। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। बोर्ड लेवल का सेशन था, क्लास 12 के चैप्टर 1 की सारी बातें थी हमारी। एग्जाम्पलर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आरडी शर्मा से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी अगला चैप्टर आपको चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे और वहां पे चैप्टर का नाम लिख दीजिए। बोर्ड लेवल के लिए चाहिए या जेई लेवल के लिए चाहिए वो भी जरूर मेंशन करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग पीपीटी प्लान कर सकें। राइट बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।